सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका सब्जेक्ट है एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं और वो मल्टीपल टाइम आपको 16 मार्क्स में पूछे गए हैं। तो आ जाएंगे कैसे करना है यहाँ पे हम समझते हुए चलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट यहाँ पे मेंशन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपको सबसे पहले तो यही फर्स्ट यूनिट में पूछा जाता है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, आप पहले इसका कंसेप्ट बताओ। फिर इसके साथ आपको स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। तो कह रहे हैं अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे हम MIS भी बोलते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कलेक्ट करने में, स्टोर करने में और उस डाटा को एनालाइज करने में, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, एनालाइज करना है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके जो हेल्प कर रहा है आपकी कलेक्ट, स्टोर, एनालाइज करने में इन्फॉर्मेशन को, सो दैट आप फिर उस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर सको। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है एक ऐसा सिस्टम, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करेगा, वो कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, पहले स्टोर करेगा, फिर एनालाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को। और वो ये सब क्यों कर रहा है, आप ये इससे आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, आप उस डाटा के बेसिस पे, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, ठीक है। एक होता है डिसीजन मेकिंग, एक होता है इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। तो आप इस बेसिस पे क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। तो सिंपल वर्ड में अगर हम देखना चाहें तो इट इज़ लाइक अ टूल और सॉफ्टवेयर। तो आप ये कह सकते हो ये एक टूल है या सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइज करता है इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अलग अलग जगहों से क्या है, ये इन्फॉर्मेशन को लेता है, ऑर्गेनाइज पहले कलेक्ट करेगा, ठीक है, एनालाइज आप उसकी हेल्प से फिर कर सकते हो। मैनेजर यूज कर सकते हैं इस इन्फॉर्मेशन को ये जानने के लिए कि क्या चल रहा है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, और उस अकॉर्डिंग फिर वो प्लान कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्यूचर में। ये सेव करता है टाइम, रिड्यूस करता है कोई एरर्स अगर चांसेस हैं तो, एंड ये हेल्प करता है स्मार्ट एंड क्विक डिसीजन मेकिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो एक बिजनेस है, वो यूज कर रही है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को कि हमें ट्रैक करना है कि हाउ मच मनी दे आर अर्निंग, कि कितनी मनी वो अर्न कर रहे हैं, हाउ मच दे आर स्पेंडिंग, कितना वो स्पेंड कर रहे हैं, एंड विच प्रोडक्ट आर सेलिंग द मोस्ट, और कौन सा प्रोडक्ट उनका सबसे ज्यादा बिक रहा है। इस तरीके से वो इंप्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज को और ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस को। फिर है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है जो हेल्प करेगा बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेज करने में उनके वर्क को बेटर तरीके से। ये कलेक्ट करता है जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है और आपको शो करता है उस तरीके से जो कि इजी टू अंडरस्टैंड हो आपके लिए और आप उस बेसिस पे डिसीजन ले सको। तो एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, एक कंपनी है, वो चाहती है हाउ मैनी प्रोडक्ट इट सोल्ड लास्ट मंथ, कि उसने कितने जो प्रोडक्ट है उनके वो लास्ट मंथ सेल किए। तो MIS क्या है, यहाँ प्रोवाइड करेगा उसको आंसर। ये हेल्प करता है मैनेजर की कि गुड डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये उन्हें क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे दे देता है। तो इन शॉर्ट जो MIS है, लाइक अ हेल्पर दैट, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ट्रैक रखता है सारी इन्फॉर्मेशन का, एंड ये क्या है, ईजी बना देता है मैनेजर्स के लिए कि वो क्या अपनी जॉब को अच्छे से कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकते हैं। तो समरी में देख ले तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है, एक टूल है जो हेल्प कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और एनालाइज करने में इन्फॉर्मेशन को, सो दैट आप क्या है बेटर डिसीजन मेकिंग कर सको। ये प्रोवाइड करता है आपको एक्यूरेट और टाइमली डाटा, सो दैट आप वर्क को ईजी तरीके से कर सको, एफिशिएंट वे में कर सको। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत ही इसेंशियल टूल हो गया मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे, एक्यूरेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। ये जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है उसे सिंप्लीफाई करता है, जिससे इंप्रूव हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, एंड सपोर्ट मिलता है मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में। तो फीचर्स देख लेते हैं MIS के। तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन, ये गैदर करता है इन्फॉर्मेशन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से। फिर है डाटा प्रोसेसिंग, ये ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है उस डाटा को, सो दैट उसका कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकले। यूजर फ्रेंडली है, ईजी होता है मैनेजर के लिए, ठीक है, और एम्प्लॉय के लिए यूज करना इसको, इस सिस्टम को। टाइमली रिपोर्ट, ये प्रोवाइड करता है आपको इन्फॉर्मेशन क्विकली जब भी आपको चाहिए। इंटीग्रेशन, ये कनेक्ट करता है डाटा को ऑल डिपार्टमेंट के, ठीक है, सो दैट आप एक कंप्लीट व्यू देख सको। सिक्योरिटी, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें सारी सेफ रहती है, सिक्योर्ड होती है। फ्लेक्सिबिलिटी,
ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, अगर कोई चेंज कल को आता है तो हम क्या है, ये फ्लेक्सिबल है तो ये अडेप्ट कर लेता है उसे। इंपॉर्टेंस देखें तो भाई इंपॉर्टेंस यही है एमआईएस की, सबसे पहले तो ये हेल्प करता है बेटर डिसीजन मेकिंग में, एफिशिएंसी बढ़ाता है ये क्योंकि आपका टाइम बचा रहा है, ये मैनुअल वर्क को क्या रिड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट है, इसकी हेल्प से आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हो, फ्यूचर स्ट्रेटजीज अच्छे से बना सकते हो क्योंकि इसने आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी है। नेक्स्ट है एरर रिडक्शन, तो ये रिड्यूस करता है मिस्टेक्स, कैसे ऑटोमेट होती है ना इसमें सारी प्रोसेस आधे से ज़्यादा जो रेपिटेटिव नेचर की होती है। फिर है इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ये इंश्योर करता है कि जो भी डिपार्टमेंट है वो शेयर करे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ग्रोथ एंड सक्सेस, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटिव रहने में और उसको उसके गोल्स अचीव करवाने में। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के, तो सबसे पहले है सिस्टमैटिक, वर्क्स इन ऑर्गेनाइज्ड वे, ये क्या है, काम करता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, लाइक पहले कलेक्ट करेगा डाटा को, फिर प्रोसेस करेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। नेक्स्ट है पर्पस ओरिएंटेड, इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो हमारा स्पेसिफिक नीड है ना ऑर्गेनाइजेशन की, ये उसे फुलफिल करे। फिर है इंटीग्रेटेड, ये कंबाइन करता है डाटा को अलग अलग डिपार्टमेंट से सो दैट आपको एक होलिस्टिक व्यू, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सके। टाइमली, ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट डाटा और अप टू डेट डाटा, ठीक है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। रिलायबल, ये इंश्योर करता है कि जो डाटा है, रिपोर्ट है, वो एक्यूरेट हो, ट्रस्ट वर्दी हो, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली, ये सिंपल टू यूज होता है, ठीक है, तो हर कोई इसे यूज कर सकता है। फिर है फ्लेक्सिबल, ये अडेप्ट कर सकता है चेंजेस अगर कोई आते हैं ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एनवायरनमेंट में। डिसीजन फोकस्ड, ये हेल्प करता है मैनेजर की बेटर डिसीजन और क्विक डिसीजन लेने में। नेक्स्ट है इंटरेक्टिव, ये अलाउ करता है यूजर को कि वो इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ, ठीक है। सिक्योर, ये क्या है, प्रोटेक्ट करता है सारे डाटा को जो भी इसमें है, किससे, अनऑथराइज्ड यूज से, ठीक है। करते हैं। तो फीडबैक क्या होता है बेसिकली, कह रहे जो फीडबैक है ना, अगर हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, इज़ लाइक गेटिंग कमेंट अबाउट हाउ वेल और नॉट वेल द सिस्टम इज़ वर्किंग। मतलब कि लोगों से पूछना, जो उसके यूजर्स हैं उनसे पूछना कि कितनी अच्छी तरीके से या कितना अच्छी तरीके से नहीं ये काम कर रहा, ठीक है, कि मतलब कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, जैसे सोचा था उस अकॉर्डिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर ये कर रहे हैं ना, तो वो क्या कर रहे हैं, हम फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है। इट इज़ बिग लाइक एग्जाम्पल देखें तो ये क्या है, जस्ट कि आप गेम खेल रहे हो और आपका फ्रेंड आपको बता रहा है कि हाँ भाई तू इतने अच्छे से खेल रहा है, ठीक है, या फिर ये तेरे अंदर कमियां हैं, ठीक है, तू इसको और ठीक कर ले, तू और अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो एमएस में क्या करते हैं, जो पीपल है ना वो शेयर करते हैं अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस को, जो हेल्प करता है एक सिस्टम को और फर्दर बेटर बनाने में, ठीक है। अगर जो यूजर्स हैं जो उसको यूज़ कर रहे हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि हाँ आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, या फिर आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, कौन कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, या आपको क्या लगता है कि ये आ जाए तो इससे और अच्छा हो सकता है। तो वो सारा हम क्या है उनसे लेते हैं, उसको कहते हैं फीडबैक। देखो, दो टाइप के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। ये दोनों का डिफरेंस ही हम इसमें करेंगे, बेसिकली यही आता है पेपर में कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है वो बताओ एंड उसका मीनिंग बताओ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक इज लाइक अ थंब अप, ठीक है। तो थंब अप करते हैं ना हम, जब हमें कोई अच्छी चीज़ लगती है। तो पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, अगर लोग थंब अप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हमारा कि पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। उसमें सेइंग वो क्या बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। पर अगर नेगेटिव फीडबैक मिल रहे हैं तो मतलब कि उसमें पॉइंट आउट किया जाएगा कि किस किस एरिया में क्या है हमको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इट इज़ लाइक हैविंग अ चैट विद योर फ्रेंड, आप क्या कहीं ना कहीं चैट कर रहे हो अपने फ्रेंड से मेक श्योर करने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है, नहीं है तो फिर कहाँ कहाँ हमें क्या है ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये था हमारा फीडबैक क्या होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। अब हम आ जाते हैं इसके डिफरेंस में, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसका डिफरेंस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे है पॉजिटिव फीडबैक इन एमआईएस और यहाँ पे है नेगेटिव फीडबैक इन एमआईएस। तो सबसे पहले कह रहे हैं पर्पस। पॉजिटिव फीडबैक इन एमआईएस का क्या पर्पस होता है कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि हमारा जो एमआईएस है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक में हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम इंप्रूव करें। देन इफेक्ट क्या होता है, अगर पॉजिटिव फीडबैक आएगा कि हाँ भाई एमआईएस प्रॉपरली चल रहा है जैसा सोचा था, ठीक है, बहुत एफिशिएंट वे से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे मोटिवेट होते हैं यूजर्स भी एज वेल एज डेवलपर्स भी। बट नेगेटिव में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये बताते हैं कि कौन कौन से इशू आइडेंटिफाई किए गए हैं, कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग है और कहाँ कहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टोन। टोन में क्या बोले कि यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक होता है इसमें टोन कैसी होती है, इंकरेजिंग, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं इसमें। बट नेगेटिव में क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है कि मतलब और कंस्ट्रक्शन करो और ठीक करो, ठीक है। हाईलाइट करवाई जाते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। एग्जाम्पल बोला है कि जैसे यहाँ पे बोला है न्यू डैशबोर्ड डिज़ाइन इन इंट्यूटिव एंड यूज़र फ्रेंडली, कह रहे हैं कि जो नया डैशबोर्ड डिज़ाइन किया है ना वो बहुत ही अच्छा है, यूज़र फ्रेंडली है। बट नेगेटिव फीडबैक में अगर देखें देयर आर डिलेज, कि डिलेज हो रहे हैं जनरेट करने में रिपोर्ट, ठीक है, तो उसमें ज़रूरत है कि यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जाए। देन फोकस, पॉजिटिव फीडबैक में फोकस किया जाता है कि
क्या क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है, कौन कौन से सक्सेसफुल फीचर है हमारे एमआईएस में। पर अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो ये हाईलाइट करता है कि ऐसी कौन कौन सी हमारी वीकनेस है और कहाँ कहाँ पे क्या है चीज़ें वेल नहीं परफॉर्म कर रही। देन इम्पैक्ट देखें यूज़र्स में क्या आता है, तो अगर हम यहाँ पे देखें पॉजिटिव वाले में तो क्या होता है, इम्पैक्ट इंक्रीज़ होती है यूज़र की सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और उसकी इन्वॉल्वमेंट। बट अगर हम नेगेटिव में देखें तो कहीं ना कहीं यूज़र और डेवलपर क्या होता है, कहीं ना कहीं इशूज़ को फेस करते हैं और उनको क्या है आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ठीक करते हैं। देन कम्युनिकेशन स्टाइल में इसमें अफर्मेटिव और सपोर्टिव होता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करें यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट आउट करते हैं हम एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, बट सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट इंकरेजमेंट, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है तो इंकरेज होता है कि कंटिन्यूशन रखो, इसी को कंटिन्यू रखो, ये बहुत अच्छा है। बट नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, इंकरेज करते हैं कि करेक्टिव एक्शंस लो ताकि इन्हांस हो सके हमारी एमआईएस की परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ईजी सा क्या था, डिफरेंस था जो आपको एग्जाम में आता है और आपको एज इट इज़ उतार के आना है, ठीक है। अब हम इसकी क्या है समरी देख लेते हैं और इसी के फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग बोथ, कह रहे हैं कि समझना और बैलेंस करना दोनों, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक को बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ताकि देखो ऐसा नहीं है पॉजिटिव में ही ध्यान दो नेगेटिव में ना दो, और ऐसा नहीं है कि नेगेटिव में ही ध्यान दो पॉजिटिव को अप्रिशिएट ना करो, इंकरेज ना करो। देखो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी ना बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। और इफेक्टिव वो तभी होगी, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तभी इफेक्टिव होगा जब उसमें कॉन्टिन्यूस क्या होती रहेगी, इंप्रूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। तो कह रहे हैं जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ भाई हमने अच्छा किया, पर जो नेगेटिव फीडबैक है वो आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट दे रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करनी है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन डिटेल। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर बताना है। प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेमवर्क किया था एंड उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल एमआईएस को समझा था, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ देखेंगे स्ट्रक्चर। तो क्या होता है स्ट्रक्चर, बोल रहे हैं जो स्ट्रक्चर है ना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, मतलब बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। जब वो पार्ट्स इकट्ठे मिलके काम करते हैं तभी हमारा एमआईएस का स्ट्रक्चर क्या है, एक अच्छा होता है। तो क्या बोला है, द स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व वेरियस कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो इकट्ठे काम करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में, डाटा को प्रोसेस करने में, डाटा को स्टोर करने में और डाटा को स्प्रेड करने में जिसको चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बहुत सारे अगर पार्ट्स इकट्ठे मिलकर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, अगर किसी को देना है तो दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो चीज़ें हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ये कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनको मिलके हमारा स्ट्रक्चर बनता है एमआईएस का। तो चलिए, और ये सब ना एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हमारा डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स क्या होता है, देखो डाटा आएगा तभी तो एमआईएस में वो फीड होगा, तभी तो एमआईएस उसको फीड अपने अंदर स्टोर करेगा। तो सबसे पहले डाटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, इंटरनल सोर्सेज से भी आ सकता है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आ सकता है। जैसे कि यहाँ क्या बोला है कि कुछ जो डाटा होते हैं वो जनरेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, जैसे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हो गया, एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन होगी, ऑपरेशनल डाटा हो गया, एक्टिविटी का डाटा हो गया, वो सारा का सारा इंटरनल सोर्स से ही लिया जाता है और एमआईएस में क्या है फीड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन से आता है, जैसे कि मार्केट में रिसर्च हुई तो वो वाला डाटा हो गया, इंडस्ट्री की क्या रिपोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट का क्या डेटाबेस है, वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया डेटा सोर्स। फिर ये तो है हमारे डेटा सोर्सेज। अब यहाँ से क्या है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्शन कह रहे डेटा को जब हम कलेक्ट करते हैं ना तो बहुत सारे टूल्स के थ्रू करते हैं, जैसे कि बहुत सारे मेथड्स और टूल्स है जिससे हम कलेक्ट करते हैं डेटा को। जैसे कि यहाँ पे बोला है सर्वे हो गया, ट्रांजेक्शन सिस्टम हो गया, ठीक है। देन उस डेटा को एंट्री, मतलब डेटा एंट्री होती है, मैनुअल और ऑटोमेटेड प्रोसेस होती है जब क्या हम इनपुट देते हैं ये सारा का सारा एमआईएस में, ठीक है। तभी तो वो हमें इन्फॉर्मेशन देगा जब उसके अंदर क्या होगी, फीड होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। अब क्या है, डेटा को कलेक्ट कर लिया, पहले सोर्स ढूंढा, फिर वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लिया, अब उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो डाटा को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि डाटा तो हमने बहुत सारा ले लिया, छांट छांट के तो लिया नहीं था, रॉ डाटा सब कुछ ले लिया। अब उसको एक यूजेबल फॉर्मेट में क्या है एनालाइज किया जाएगा कि मेरी कंपनी के लिए कितनी यूजफुल है इस रॉ डाटा में से, ठीक है। उसके बाद क्या है, डेटा को क्लीनिंग किया जाएगा, मतलब इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा और करेक्ट किए जाएंगे एरर्स और इनकन्सिस्टेंसी अगर कोई डेटा में है, ठीक है। देन डेटा को एग्रीगेशन कर दिया जाएगा, फिर सारे डेटा को कंबाइन करके एक समराइज्ड फॉर्मेट में समराइज डेटा को क्या है एनालाइज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, ठीक है। इसके ऊपर खुद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है जो कि हम करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब अगर आपने क्या किया, प्रोसेस कर लिया, तो अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ रोल आएगा। यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस स्ट्रक्चर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आपका ये सारा का सारा फिल्टर्ड डाटा है जो, ठीक है, जो आपने रॉ डाटा से क्या है निकाला है, अब वो यहाँ पे एक फॉर्मेट के थ्रू क्या है स्टोर हो जाएगा, जैसे टेबल हो गया, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इन, ठीक है। इसके मतलब इसके अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है इसको रख देंगे। देन डेटा इंटीग्रिटी, क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या है इंश्योर किया जाता है कि एक्यूरेट और कंसिस्टेंसी बनी रहे डेटा में, उसकी वैलिडेशन एंड कॉन्स्टेंट्स को देखते हुए। नेक्स्ट है क्वेरी लैंग्वेज, अलाउ करता है यूजर को कि यूजर है जो वो डेटा को क्या कर सकता है, जैसे उसको चाहिए वो वैसा ले सकता है। जैसे यहाँ लिखा है टू रिट्राइव एंड मैनिपुलेट डेटा
यूजिंग स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज, कि अगर आपको क्या है जो मतलब जो डेटा लेना है आप उतना क्या है वो डालो, ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग क्या है आपको डेटा देगा। तो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है अपना रोल निभाता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। अब क्या है डीबीएमएस में तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारा डेटा स्टोर्ड हो गया, ठीक है, और जैसे जैसे हमें क्या है चाहिए वो दे देगा। बट इन्फॉर्मेशन स्टोरेज वो इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करके रखता है, जैसे वहाँ पे डेटा वेयर हाउसिंग का कंसेप्ट आ जाता है, स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ हिस्टोरिकल डेटा। बहुत सारा क्या है हिस्टोरिकल डेटा होता है जो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जो चीज़ पढ़ते रहते हैं उसकी स्क्रीनशॉट मारते रहते हैं, फिर वो क्या होता है हमारी गैलरी में स्टोर होता रहता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है 5 दिन बाद आपको वो चाहिए तो आप उसको उसमें मतलब देख लेते हो, पर कभी कभी तो ऐसा होता है हम जो स्क्रीनशॉट होते हैं उसको देखते ही नहीं है एक बार करने के बाद, तो वो स्टोर तो होता है ना। तो वैसे ही है यहाँ पे भी कि जो हमारा डेटा है जो हम यूज़ करने के लिए क्या है इसमें स्टोर हो रखा है वो क्या है डेटा वेयर हाउस में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा अर्काइविंग। इसमें क्या होता है प्रिजर्विंग ओल्डर डेटा फॉर रेफरेंसेस, प्रिजर्व करके रखा जाता है इसमें ओल्डर डेटा, ताकि हम क्या है अगर आगे जाके हमें कोई भी पर्पस के लिए कंप्लायंस पर्पस के लिए या फिर आगे जाके किसी ने हमसे मांगा तो हम क्या है यहाँ से निकाल के दे दें। नेक्स्ट है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में क्या होता है डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स, कहते हैं इसमें क्या होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की इजी इंटरप्रिटेशन में, ठीक है, तो एमआईज ये भी करके देता है। देन है ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस, ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस होता है ताकि हम इंटरेक्ट कर सके यूजर्स एमआईएस के साथ। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंट करता है डेटा को चार्ट्स में, ग्राफ्स में, अदर विजुअल फॉर्मेट्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है एनालिटिकल टूल, जैसे कि सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिसिस, इसमें जो डेटा है उसको एनालाइज करने के लिए जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, फोरकास्ट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें व्हाट इफ एनालिसिस भी करते हैं हम, जैसे कि सिमुलेशन वेरियस सिनेरियोज, मतलब कि हम क्या एक प्रोटोटाइप बनाते हैं अलग अलग सिनेरियोज का अंडरस्टैंड करने में कि क्या क्या पोटेंशियल आउटकम आएंगे अगर हम ऐसा ऐसा करेंगे तो, ठीक है। देन इसमें हम ट्रेंड एनालिसिस भी करते हैं, इसमें एग्जामाइन करते हैं हम हिस्टोरिकल डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या पैटर्न क्या है आने वाले टाइम पे चलेगा, मतलब पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर की प्रिडिक्शन लगाते हैं। देन सिक्योरिटी मेजर्स, ऑब्वियसली बात है हमारा क्या है इसमें सारा का सारा रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ बहुत सेंसिटिव डाटा होता है, इसीलिए क्या है सिर्फ ये डिफाइन करता है कि यूज़र का क्या रोल है उसी को ये दिया जाता है, ठीक है। हमने ये यूज़र रोल क्या होता है ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जिन जिन यूज़र्स को ये कह सकते हैं एक्सेस होता है, ठीक है, ऑथराइजेशन होती है, वही क्या है इसमें से डेटा को वो कर सकते हैं, मतलब इसमें से डेटा को निकाल सकते हैं या डेटा को जो मतलब सर्च वर्च कर सकते हैं जो भी उनको चाहिए, ठीक है। देन है इनक्रिप्शन, क्या कह रहे हैं प्रोटेक्ट किया जाता है डाटा को कि वो क्या है एकदम से मतलब वो स्टोर रहे और कोई उसको ऐसे ही ना ले ले, ठीक है। देन है ऑथेंटिकेशन, वेरीफाई करते हैं जो यूजर्स हैं जो इसको वो एक्सेस कर रहा है जो एमआईएस को, उसको क्या है अपनी ऑथेंटिकेशन भी प्रूव करनी होती है, और कैसे प्रूव करता है अगर उसको एक्सेस मिला हुआ है सब कुछ मिला हुआ है तो, ठीक है। देन है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट एंड एक्सटर्नेट, इसमें क्या होता है इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क्स क्या है कम्युनिकेशन के होते हैं। देन इंटीग्रेशन विद अदर सिस्टम, जो हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर तब अच्छा माना जाता है जब क्या है वो और जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि हो गया ईआरपी सिस्टम हो गया, सीआरएम सिस्टम हो गया, उनसे अगर कनेक्टेड है तो। फिर फीडबैक मैकेनिज्म तो बहुत ही ज़रूरी है, होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जो कि हम क्या है एक और वीडियो में हमने किया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने फीडबैक होता क्या है वो किया है, एंड उसके क्या पॉजिटिव और मतलब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है नेगेटिव फीडबैक क्या होता है वो भी हम कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो यूज़र का फीडबैक है वो बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा एमआईएस जैसा हमने सोचा था वैसा ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो कौन कौन से एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है। देन है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ठीक है, यूज़र की ट्रेनिंग। अब ऑब्वियसली बात है कोई भी जाके उसमें से डेटा नहीं निकाल सकता तो उसको भी वो भी ट्रेंड होना चाहिए ना, तो बोला है कि प्रोवाइड करने चाहिए हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ताकि इंश्योर हो सके कि जो यूजर्स है वो इफेक्टिवली एमआईएस को है क्या है यूज़ कर सके, ठीक है। देन हेल्प डेस्क सपोर्ट, हेल्प डेस्क सपोर्ट भी होना चाहिए जो ऑफर करता है हेल्प, ठीक है, कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको सोल्यूशन देने के लिए, ठीक है। तो ये था। उसके बाद कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट में क्या बोला है कि फीडबैक अब मिला, अब मान लो पॉजिटिव है तो हमको पता लग गया कि ठीक है अच्छा चल रहा है। अब अगर नेगेटिव फीडबैक है मतलब नेगेटिव फीडबैक में वो बोलता है कि आप इस एरिया में और अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें उसको इम्प्रूव भी करना है, ऐसा नहीं है कि मिल गया फीडबैक बस, नहीं, उसको इम्प्रूव भी करना है। तो एनालाइज करना है यूजर से कि क्या हमें फीडबैक मिला, देन उसके बाद एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट में वर्क करना है, सिस्टम को अपडेट करना है, इंप्लीमेंट करना है, रेगुलर अपडेट्स जो आ जाते हैं ताकि इन्हांसमेंट हो, ठीक है, और हम ईजिली क्या है चेंज को अडेप्ट कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आंसर। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं। अंडरस्टैंड करना और मैनेज करना जो भी रिलेशनशिप है इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इनको समझते हुए ही हमें डिजाइन और मेंटेन करके रखना पड़ता है अपना एमआईएस, ठीक है, ताकि वो हमारी इन्फॉर्मेशन नीड्स को क्या है सेटिस्फाई कर सके, जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन नीड्स होती हैं टाइमली एक्यूरेटली रिलायबली वो क्या है उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा क्या आता है कि डिफाइन इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। क्या होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है।
और ना इसके साथ ना टेक्निक्स भी आती हैं बेसिकली। यहाँ पे हमने दिया होगा, जैसे यहाँ पे आते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। पहले तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है इसके साथ साथ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं जो क्या है रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के। और मेन आपको क्वेश्चन आता है एक ये कि टेक्निक्स बताओ इसकी, है ना, टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन लोड तो हो गया बहुत सारा, है ना, कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपके ऊपर बहुत हो रखा है। अब उसको मैनेज कैसे करना है, तो ऐसे कौन कौन सी टेक्निक्स है तो वो भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये फुल फ्लैश 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसको हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखना कि होता क्या है, इसकी मीनिंग को समझना। पर ना इससे पहले हम वैसे ही एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया, ठीक है, और उसको इमेजिन कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है। तो बोल रहे हैं थिंक ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लाइक अ जॉइंट लाइब्रेरी। देखो आप ये सोचो ना कि जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ना वो एक लाइब्रेरी है। अब मुझे बताओ कि अगर लाइब्रेरी में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि जो लाइब्रेरी वो फिल्ड हो रखी है, भर रखी है बुक्स से, उसमें सारी टाइप की, सारी शेप्स की, सारे साइज़ की क्या है बुक्स है, ठीक है जी, होती हैं वो तो लाइब्रेरी में, ओके। नाउ ईच बुक रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब आप वो करो कि जैसे लाइब्रेरी है, तो हमारे केस में क्या है वो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। अब लाइब्रेरी में बहुत बड़ा बड़ा क्या है बुक्स हैं, तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी ये सोचो कि बहुत बड़ी बड़ी क्या है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो लाइब्रेरी को मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम से आप कंपेयर करो। तो आप देखो कि जब लाइब्रेरी होती है आपके कॉलेज की, वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी बुकें होती है, हर साइज़ की होती है, हर शेप की होती है। तो वैसे ही है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी क्या होता है, बहुत सारी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ईच बुक रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टफ लाइक सेल्स। अब बोल रहे हैं जो लाइब्रेरी है ना उसमें जो बुक्स है उसके अंदर क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कंपनी की, जैसे सेल्स नंबर हो गए, ठीक है, कस्टमर की डिटेल्स हो गई, अदर इंपॉर्टेंट डाटा हो गया। तो वैसे ही मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि सेल्स नंबर हो गए, कस्टमर डिटेल्स हो गए और अदर इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, ठीक है ओके। अब आगे देखो, अब स्टोरी को कंटिन्यू करें तो इमेजिन इफ दिस लाइब्रेरी इज गेटिंग न्यू बुक। अब मानो उस लाइब्रेरी में रोज 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 हर एक मिनट, रोज रोज भी और हर एक मिनट क्या नई नई बुकें आ रही है बड़ी बड़ी साइज़ की। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि चलो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स थी वही आपके लिए बहुत बड़ा था, उसको ही आपको सारा देखना था, अपने मटीरियल का, अपने ये कह सकते हो इंटरेस्ट का उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। पर ये तो क्या कर रहे हैं उस लाइब्रेरी में, और हर एक मिनट नई नई बुकें क्या है उसमें ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे क्या पता लग रहा है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन उस लाइब्रेरी में अवेलेबल है ना। बट इफ़ देर आर सो मैनी बुक्स, अगर कुछ बुक्स होती तो अच्छा है, अब बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उन सबको रीड कर जाओ आप, है ना। तो आप क्या करोगे कि यार ये कितना सारा है, मतलब अभी तो मैंने 4 बुकें कंप्लीट नहीं की थी, ये तो हर मिनट नई नई बुकें ला रहे हैं, इतना सारा इन्फॉर्मेशन है। तो आपके सर में होगा कि यार कितना सारा इन्फॉर्मेशन का मेरे सर में ओवरलोड हो गया, है ना। तो ऐसा ही होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। क्या होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बहुत सारे सोर्सेज से डेटा आता है, इंटरनल से, एक्सटर्नल से, एन नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं और इतने सारे इन्फॉर्मेशन होती है कि अब कहीं ना कहीं कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की है, ठीक है, उसको कैसे फिल्टर करके यूज़ करना है। तो कभी कभी जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है ना तो क्या होता है दिमाग ना, मतलब ये होता है कि यार क्या है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का क्या करें, तो ओवरलोड हो गया, है ना। तो ऐसा ही जैसे लाइब्रेरी में हुआ हमारे साथ, वैसा ही क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये, सॉरी, अब बोल रहे हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। अब अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस के वर्ल्ड की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तब होता है जब क्या है बहुत ज़्यादा डेटा हो हमारे पास, ठीक है, और उसे हम हैंडल ही ना कर पाए, मतलब उसको पूरा प्रॉपर यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं हम, बल्कि कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इट इज़ लाइक हैविंग अ सो मैनी बुक्स। तो ये जस्ट ऐसे ही हो गया कि बहुत सारी बुक्स है लाइब्रेरी में, बल्कि हम क्या है फाइंड ही नहीं कर पा रहे कि हमें कौन सी एक्चुअल में चाहिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अब कुछ ही लाइब्रेरी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 4 गाइडें हैं, तो आपको पता है ना मेरे पास 4 गाइडें हैं। अब अगर आपके पास 10-12 गाइडें हैं तो आपको यही नहीं पता लगेगा किस में से पढ़ूँ, ठीक है। एक पढ़ भी लिया तो फिर आपको होगा कि यार वो वाली से भी देख लेता हूँ, क्या पता उसमें भी हो, वो वाली से भी, फिर हर किसी में देख के क्या है आप मतलब बहुत कंफ्यूज जाओगे, है ना। तो यही बोला इसमें, सॉरी, दिस कैन मेक इट टफ। तो इससे क्या होता है टफ हो जाता है पीपल के लिए, मैनेजर्स के लिए कि और डिसीजन मेकर के लिए कि कैसे फिगर आउट करें कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या है क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है कंपनी के सक्सेस के लिए। जस्ट लाइक हाउ यू माइट नीड हेल्प ऑर्गेनाइजिंग योर बुक शेल्फ, कंपनीज यूज मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो अब कंपनी क्या करती है, यूज़ करती है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसी डेटा को। बट इफ देर इज टू मच इन्फॉर्मेशन, पर अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कहीं ना कहीं वही होगा कि हम क्या है बार बार उसमें से निकालते रहेंगे, ठीक है। सो जो मैनेज करना है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है MIS में। इसका मतलब क्या है फाइंड करना स्मार्ट वे, कि एक कैसा स्मार्ट वे हम ढूंढ ले जिससे हम हैंडल कर सके सारा का सारा डेटा, ठीक है। इसके अंदर टूल्स और सिस्टम्स को हम अप्लाई करते हैं ताकि हम सॉर्ट कर सके उस लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन में से अपनी इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन को, या फिर ये कह सकते हैं कि जिससे जो हमें चाहिए वो निकाल सकते हैं। तो MIS में क्या करना है, हमें वे ढूंढने, तरीके ढूंढने हैं, स्मार्ट तरीके ढूंढने कि कैसे हैंडल करें ये बहुत सारी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन है जो, ठीक है। कुछ टूल्स और सिस्टम्स होते हैं जो
जो क्या सॉर्ट करते हैं डाटा को, वो टेक्निक्स हम आगे पढ़ेंगे कि किस किस के थ्रू हम क्या है इन्फॉर्मेशन जो ओवरलोड होता है उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। उसमें से हम हाईलाइट करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट को, जो एक्चुअल में हमारे क्या है नीड में है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि वो हमें ऐसा बनाना है, एक मैजिकल लाइब्रेरी बना देनी है, जिससे क्या है क्विकली हम बोले हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वही टाइप की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाए, ठीक है। सो यू डोंट गेट लॉस्ट इन द सी ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं हम बच जाते हैं, हम एकदम गुमने हो जाते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच में, है ना। दिस वे कंपनीज कैन मेक बेटर। तो इसी तरीके से क्या है कंपनी बेटर डिसीजन लेती है विदाउट फीलिंग कि ऐसे नहीं कि हाँ भाई यार इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, अब इतना सारा मतलब पहाड़ है ये इन्फॉर्मेशन का, कैसे हम इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास टेक्निक्स होती है जिसको लगा के हम क्या है जो इन्फॉर्मेशन है अपने काम की वो क्या है निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब क्या होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा ही वास्ट अमाउंट में क्या होती है इन्फॉर्मेशन होती है, और ये डिफिकल्ट हो जाता है उसको प्रोसेस करना इफेक्टिवली और पूरी तरीके से उसको यूज़ करना, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ अवेलेबल डाटा, ये होता कब है जब वॉल्यूम मतलब बहुत भर भर के इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है, ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा है, एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी या एक सिस्टम की कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा है कि वो मतलब वो जो सिस्टम है ना उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, एनालाइज ही नहीं कर पा रहा है और इन्फॉर्म डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है टाइमली। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अब हमें टाइमली भी तो उसमें से क्या मतलब टाइम पे डिसीजन लेने होते हैं ना, तो टाइम पे डिसीजन लेने के लिए मुझे इन्फॉर्मेशन सिर्फ उतनी चाहिए जो मुझे चाहिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देखते रहूँगी तो हो गया। अब आपके पास 10 गाइड है, 10 गाइडें थोड़ा ना पढ़ पाओगे, कल परसों पेपर है आपका, है ना। तो दो वो ये नोट्स बनाए होते हैं तो वो टू द पॉइंट होते हैं, वो हमको क्या है हेल्प करते हैं। तो वही है कि मतलब ये कह लो ना कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से आपको नोट्स निकालने हैं, वही चीज़ ये होती है, ठीक है, ताकि टाइमली आपको मिले और क्या है आप अच्छा परफॉर्म करके आओ, ठीक है। तो सेवरल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्या है इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कारण है कि कंपनी के पास इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, ठीक है। फिर उसको ठीक कैसे करते हैं टेक्निक्स कि कैसे उसको मैनेज करें, फिर वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का रीज़न होते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव डाटा, मतलब कि हर जगह से डेटा आ रहा है और हम क्या स्टोर करी जा रहे हैं, ठीक है, जनरेट हो रहा है और हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको क्या है स्टोर करके रख रही है, ठीक है। हर एक जैसे मान लो कस्टमर के साथ इंट्रैक्शन भी हो रही है तो भी वहाँ पे वो जा रहा है सब कुछ, ठीक है। या फिर आपके सिस्टम में जो डेटा आ रहा है वो मल्टी चैनल से आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल विद द एडवेंट ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन चैनल्स, बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स क्या है जैसे कि ईमेल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हर जगह से इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, है ना। तो इन्फॉर्मेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब कौन सी ले, है ना, तो ये हो जाता है, तो ये भी रीज़न है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ रेलेवेंस। क्या बोल रहे हैं, नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन इज रेलेवेंट। ऑब्वियसली बात है सारी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ओवरलोड हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ना बैलेंस बना के चलना है, और ऐसा भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को छोड़ देना है ना। तो ये सब होता है। फिर है लिमिटेड अटेंशन स्पैन। क्या कह रहे हैं, ह्यूमन हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी। ऑब्वियसली बात है ह्यूमन की क्या है लिमिटेड कैपेसिटी है कि वो इन्फॉर्मेशन को कुछ ही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है और उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकता है। तो जो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास हर जगह से इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हमको ऐसा होगा कि यार अब क्या करें, है ना, कैसे डिसीजन ले। देन इनएफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फिल्टरिंग, या फिर हमने क्या है फिल्टर करनी थी जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं वही इनएफिशिएंट तरीके से कर दी, इफेक्टिव मैकेनिज्म हमारे पास था नहीं, और कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया अच्छी वाली को छोड़ दिया और इररेलेवेंट चीज़ों को ले लिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ से बचना होता है। देन है रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है ना, इससे हो क्या रहा है कॉन्टिन्यूस इंट्रोडक्शन हो रही है नए नए टूल्स की, प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ से मतलब ये क्या हो रहा है चैलेंजिंग हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो ये कह सकते हैं कि उस सारी इन्फॉर्मेशन को, ऐसा होता है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन नहीं भी लेना तो यार कहीं हम कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ना ले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब है हमारा मेन टेक्निक्स की कैसे कैसे हम इसको क्या करें मैनेज करें, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग वेरियस टेक्निक्स। तो कह रहे हैं कि अगर आपको इसको मैनेज करना है ना ओवरलोड इन्फॉर्मेशन को, तो आप बहुत सारी टेक्निक्स हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज है, उनको क्या यूज़ कर सकते हो हैंडल करने के लिए। अबंडेंस ऑफ डेटा है जो उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में और उसकी एफिशिएंट मैनर से कैसे उसको यूज़ किया जाए। तो चलिए अब उसकी टेक्निक्स को देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटाइजेशन। देखो प्रायोरिटाइजेशन करो, प्रायोरिटी दे दो। जैसे आपके पास 4 गाइड है ना, तो उसमें से 2 गाइडों को क्या कर दो प्रायोरिटी दे दो कि हाँ ये 2 है ना जो ये तो मेन है, ठीक है। तो प्रायोरिटी दे दिया आपने। तो इसमें क्या है डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं, डिसाइड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड अटेंशन फर्स्ट। आप ये देखो कि कौन सी इन्फॉर्मेशन में मुझे क्या है ज़्यादा अटेंशन देनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन किस टाइप की इन्फॉर्मेशन मुझे ज़्यादा चाहिए, ठीक है। अब इसमें टेक्निक क्या लगाई जाएगी, कह रहे इस्टेब्लिश करो एक क्लियर क्राइटेरिया कि कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए हमारी इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन रेलेवेंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसके बेस पे मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने सेट कर देना ये गोल है और ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो उसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड डेटा गैदर करो, जैसे डिसीजन मेकिंग क्या हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इफेक्टिव फिल्टरिंग। फिल्टर कर रहे हो तो वो इफेक्टिव वे से करो, जैसे फिल्टर आउट अननेसेसरी और लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है ना और लेस इंपॉर्टेंट है उसे हटा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 गाइड है, 4 गाइडों में से मान लो 2 गाइड है, 2 गाइडों में भी जो मान लो ऐसे हैं कि कहते हैं ना कि 3-4 बार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो उसमें से जो
2 हैं 3 हैं जो बार बार वो है, उनको हटा दो। सिर्फ ये देखो कि अच्छा मैंने यही वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ, ये बार बार रिपीट हुआ है ना। तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन या लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को क्या कर दो, हटा दो। टेक्निक्स में देखें हम जैसे, तो इसमें क्या है, यूज़ एडवांस फिल्टर मैकेनिज्म। कुछ एडवांस फिल्टर मैकेनिज्म्स होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, वो हाईलाइट करते हैं सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, रिड्यूस करते हैं नॉइज जो बहुत सारी ये इन्फॉर्मेशन की हो रखी है, ठीक है। इससे क्या हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव फिल्टरिंग कर सकते हैं अपनी डेटा की। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेशन विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का वो करो यूज़, ठीक है। यूज़ टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब कि क्या है, कुछ फीड कर दो, ठीक है, टेक्नोलॉजी का हेल्प लो, उससे क्या है वो मतलब वो अपने आप ही मैनेज करेगी और आपको देगी क्या जो आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला इंप्लीमेंट करो एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे कि डाटा एनालिसिस्ट होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, ये टूल्स क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली एनालाइज कर देते हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, आइडेंटिफाई करते हैं उसका पैटर्न और आपको क्या है सीधा उसका एक क्रक्स निकाल के दे देते हैं, ठीक है। स्मार्ट इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज करो इन्फॉर्मेशन एक लॉजिकल और ईजिली एक्सेसिबल स्ट्रक्चर में, ठीक है। डेवलप करो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्ट, ठीक है, एमआईएस के अंदर, जो क्या है जिसमें क्रिएट हो क्लियर कैटेगरी फोल्डर्स हों उसमें, ठीक है। और मतलब ये डाटा है तो वो एक अलग के अंदर फाइल के अंदर हो, अगर एक पर्टिकुलर डाटा है तो वो अलग फाइल के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद है यूज़ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। क्या कह रहे हैं, जितना हो सके ना एजुकेट करो यूज़र्स को, उनको ये मतलब उनको अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दो, ताकि क्या है वो उतनी इन्फॉर्मेशन इजीली जल्दी जल्दी निकाल के दे दे, ठीक है। प्रोवाइड टेक्निक सेशंस टू एम्प्लॉय, टेक्निक सेक्शन दो एम्प्लॉय को, ठीक है। वही है कि उनको बताओ कैसे सॉर्टिंग फिल्टरिंग होती है, कैसे अंडरस्टैंड करेगी कौन सी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है, ये सब। इससे क्या होता है, इन्हांस होती है हमारी मतलब वो क्या है उनकी निकालने की, जो कि मतलब सॉर्टिंग की क्या है इन्फॉर्मेशन जो वो सॉर्ट कर रहे हैं वो क्या है उनकी और कैपेसिटी इन्हांस हो जाएगी, ठीक है, वर्कफोर्स की। देन है कंसाइज कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस। कह रहे हैं कि इंकरेज करो एक क्लियर और कंसाइज कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इस्टेब्लिश करो गाइडलाइन की कैसे कम्युनिकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, ठीक है। इंकरेज करो एम्प्लॉयज़ को कि कन्वे करें वो इन्फॉर्मेशन जो भी उनको चाहिए क्लियर एंड कंसाइज मैनर में, अवॉइड करें अननेसेसरी डिटेल की। अगर फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में क्या है मैनेजमेंट को बता रहा है, तो वो उतना ही बताए जितना रेलेवेंट है, ठीक है। अननेसेसरी कम्युनिकेशन या अननेसेसरी चीज़ों को ना बताए, ठीक है। इससे क्या अननेसेसरी कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। फिर है हमारा रेगुलर इन्फॉर्मेशन रिव्यू। क्या कर रहे हैं कि पीरियडिकली रिव्यू करो, अपडेट करो अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। सेटअप करो रेगुलर रिव्यूज़, ठीक है, और स्टोर करो इन्फॉर्मेशन। आउटडेटेड और इररेलेवेंट जो डेटा होता है उसको क्या करो, रिमूव करते रहो। जैसे कि हम क्या होता है फ़ोन में स्क्रीनशॉट बहुत सारे मार लेते हैं, अब हमें पता ही नहीं होता और हमारा फ़ोन की जो ये कह सकते हैं स्पेस भरता रहता है, फिर हम कहते हैं अरे अब भर गया, फिर हम क्या करते हैं नीचे 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 जाते हैं और फिर क्या है जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो पता नहीं कब कब के पड़े होते हैं, फिर उसको हटाते हैं। तो कह रहे हैं टाइमली हटा दो, ठीक है। देन है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग। कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव हो डिसीजन मेकिंग के। जैसे इंकरेज करो कि कोलैबोरेट वे में क्या है डिसीजन मेकिंग हो, जहाँ पे स्टेक होल्डर्स भी अपना वो दें, पॉइंट ऑफ व्यू दे, हर कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे, ठीक है। और टू द पॉइंट अगर सब कुछ दे देंगे तो उतनी इन्फॉर्मेशन से क्या है काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे टेक्निक्स की कैसे हम क्या है ओवरलोडिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या है खत्म हो जाएगा, इसका आंसर खत्म हो जाएगा। बाय कंबाइनिंग दिस टेक्निक, कह रहे इन टेक्निक्स को कंबाइन यूज़ कर लो या कुछ टेक्निक्स को यूज़ कर लो, ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करके इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है जो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की सिचुएशन आती है। ये जो टेक्निक्स है ये हेल्प करती है उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द शीर ऑफ वॉल्यूम्स डेटा। और वो क्या है जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उससे भी क्या है अच्छी इन्फॉर्मेशन या फिर काम की इन्फॉर्मेशन निकाल के क्या अपना काम कर सकती है। कि इसमें डिफरेंस आता है हमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के साथ, तो डिफरेंस आता है, हम इसमें डिफरेंस ही करेंगे। पर एक क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि अच्छे मार्क्स आ जाए, हम वो भी देखते हैं और समझते भी हैं। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले मीनिंग, देन डिफरेंस, आफ्टर दैट इसकी समरी देखेंगे। तो ऐसे हमारा क्या है क्वेश्चन हो जाता है और हम इसको समझते हुए भी चलते हैं। पर आप उन वीडियोज़ को ज़रूर रेफर करिएगा, बिकॉज उनको आपको समझ के एक लिंक बन जाएगा। उसके बाद आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप अगर आप इसको देखते हो एग्जाम से पहले तो कहीं ना कहीं आपका स्कोर बिल्कुल बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट आर एक्सेसिबल टू जनरल पब्लिक, ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो कि एक्सेसिबल है जनरल पब्लिक के लिए, मतलब बाकी की जो पब्लिक है वो भी क्या है उसमें एक्सेस कर सकती है, वो भी जो भी उसको वो इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहती है वो उससे क्या है ले सकती है, ठीक है। और वाइड ऑडियंस, मतलब कोई भी एक वाइड ऑडियंस में से कोई भी अगर पर्सन क्या है अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है और अगर वो उसके लिए एक्सेसिबल है तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ऑफन सर्विंग कम्युनिटी ओरिएंटेड गोल्स, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर देखें तो ये ओपन एक्सेस होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप होती है इसमें, और पब्लिक फंडिंग, अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी होती है पब्लिक के लिए, ठीक है, और ये क्या है पब्लिक फंडिंग के थ्रू चलता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का डेटाबेस हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गया। अगर आप कोई भी पीपल है क्या वो क्या कर सकता है उसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या है उनकी साइट में जाके अगर उन्होंने जो पब्लिश की है वो क्या हम एक्सेस कर सकते हैं, तो वो क्या होता है हमारा पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इन्फॉर्मेशन सिस्टम हो गया कि हाँ भाई कैसा कैसा हेल्थ है, ये सब इसकी जो भी अगर मतलब कोई भी गवर्नमेंट ने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन वो की है पब्लिश की है और आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो तो उसे कहते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जो क्या है वाइड ऑडियंस के लिए अवेलेबल होता है।
फिर है प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो रिस्ट्रिक्टेड है ऑथोराइज्ड यूजर के लिए, सिर्फ कि कुछ ही लोग उसको क्या है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, ठीक है। सर्विंग इंटरनल नीड्स, ये क्या करता है? सर्व करता है इंटरनल नीड्स को फुलफिल करता है ऑर्गेनाइजेशन की। जिनको ऑथराइजेशन होती है वही क्या है इसमें से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। वहाँ पे ओपन एक्सेस था, वहाँ पे पब्लिक का एक्सेस था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, वहाँ पे क्या थी? गवर्नमेंट ओनरशिप थी। यहाँ प्राइवेट फंडिंग होती है, वहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग थी। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है इसमें? स्टेक होल्डर के प्रति होती है। जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके लिए क्या है यहाँ पे हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है। बट वहाँ पे क्या है? पब्लिक के लिए होती थी, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे यहाँ दिया है कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। तो चलिए अब हम इसको मेन डिफरेंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेसिबल है। एक्सेसिबल का मतलब कि कितनों को एक्सेस है। तो हमने पब्लिक में देखा था, यहाँ जनरल पब्लिक को क्या है या वाइड ऑडियंस को क्या होता है? एक्सेसिबल एक्सेस होता है, ठीक है। देन प्राइवेट में क्या होता है? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होता है। यहाँ पे क्या है? कुछ ही लोगों को जो जिनको ऑथराइजेशन होती है वही एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप में अगर हम देखें पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये ओन्ड और ऑपरेट होता है बाय गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक एंटिटी के द्वारा। पर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये ओन्ड एंड ऑपरेट होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और इंडिविजुअल्स के द्वारा। पर्पस की बात करें तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या है? प्राइमरली इनका जो मेन पर्पस क्या होता है? पब्लिक को इन्फॉर्मेशन देना, जो भी कम्युनिटी ओरिएंटेड गोल्स है उनको फुलफिल करना। प्राइवेट में क्या होता है? प्राइमरली सर्व करता है इंटरनल नीड जो भी ऑर्गेनाइजेशन की है, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन जो भी नीड है उनको फुलफिल करना। फंडिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ये गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड होता है, ठीक है। और ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या है? फंडेड होता है, बिजनेसेस के द्वारा फंडेड होता है। देन कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उनकी रेगुलेशंस और पॉलिसीज यहाँ पे लगती है। यहाँ पे क्या है? इसमें किसका कंट्रोल होगा वो डिटरमाइन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि किसका है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है तो यहाँ गवर्नमेंट का डेटाबेस हो गया। अगर प्राइवेट की बात करें तो यहाँ पे क्या? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिस्टम हो गया। देन सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या है? जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है इसमें मे हैव स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि बहुत सा डेटा होता है यहाँ पे। पर इसमें अगर हम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटी मेजर्स क्या इंप्लीमेंट किए जाते हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्फिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के इन्फॉर्मेशन को। देन स्टेक होल्डर की बात करें तो यहाँ पे स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उस मैटर से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन होगी। बट यहाँ पे एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स विद इन द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन वो सब आ जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसके प्रति बनती है? पब्लिक के प्रति बनती है, ठीक है। और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के कि वो सब फुलफिल होनी चाहिए और गवर्नमेंट जो मतलब एक्सेस कर रही है जो पब्लिक, ठीक है, वो उन्हें मिल रहा है। देन अकाउंटेबिलिटी टू शेयर होल्डर, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसके लिए होती है? शेयर होल्डर के लिए, कस्टमर के लिए और इंटरनल पॉलिसीज के लिए, ठीक है। तो अब अगर हम इसकी समरी देखें तो इन समरी जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो एक्सेसिबल होता है जनरल पब्लिक को और वो ब्रॉडर कम्युनिटी बेस होता है उसमें, ठीक है, ऑडियंस लार्ज होती है। अगर हम प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो ये रिस्ट्रिक्टेड होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन तक, कि ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को क्या है? फुलफिल करता है, ठीक है। जो भी उनके अंदर नीड्स उनकी अराइज होती है उसको क्या है? फुलफिल करता है कौन? प्राइवेट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये था हमारा जिसमें हमने मीनिंग देखा दोनों का जल्दी से, उसके बाद हमने डिफरेंसेस देख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसकी नाम है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम इन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो आपको बेसिकली TSS को एक्सप्लेन करना है जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे आपको पता है हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर्स क्या है कवर कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेपरेट वीडियो में, ठीक है। आप उसको गो थ्रू बिल्कुल कर लीजिएगा बिकॉज वो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हमने वही किए हैं, हमने बहुत सारा डिटेल में वही टॉपिक किए जो आ रहे हैं, ठीक है। बाकी के लिए हमने अभी वो नहीं किया, अदर टॉपिक्स होते हैं। हम क्या है अभी पेपर हमारे नज़दीक है इसीलिए हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रही हैं कि जो ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम होता है ना वो एक टाइप ऑफ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही है। पहले तो ना आप ना मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो, ठीक है, इसको डिटेल में जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये इसी के ऊपर था, वो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से किया था कि क्या होता है, ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड था। आप उसे कर लीजिएगा बिकॉज फिर उसके बिना आपको बाकी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, रिलेट नहीं हो पाएंगे। तो कह रहे हैं ना कि जो TSS है वो एक टाइप है MIS का, ठीक है। तो हमने जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर ही क्या है, मतलब उसका एक सब टाइप क्या है, हमारा ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जो कि सिर्फ फोकस करता है कि भाई मुझे तो मैनेज करना है और प्रोसेस करना है डे टू डे ट्रांजैक्शन को जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। अब देखो MIS बड़ा हमारा क्या था, फ्रेंड था, उसके पास सारी खबर होती थी, ठीक है। आप उससे जो पूछोगे वो आपको वही बताएगा, ठीक है, इधर उधर की कोई फालतू इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, बट हाँ जितनी आपको चाहिए उतनी वो आपको क्या है देगा, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सको और एफिशिएंट वे से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या है चला सको। अब वो एक फ्रेंड था, अब उसके पास उसके खुद के आगे रिसोर्सेज इतने सारे होंगे, सोर्सेज बहुत सारे होंगे जिससे वो क्या है ये इन्फॉर्मेशन लेता होगा। तो उसके अंदर एक टाइप कौन सा है TSS का,
जिसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। एमआईएस के अंदर टीएसएस क्या है, हेल्प करता है, सिर्फ वो फोकस करता है कि भाई मुझे तो मैनेजर प्रोसेस करना है, डे टू डे ट्रांजैक्शन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, सिर्फ मुझे इतना फोकस रखना है, ठीक है। तो जो हमारा एमआईएस है वो हमारा फ्रेंड था, उसके भी सब फ्रेंड्स थे जो क्या है उसको इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेके आते थे और फिर वो एमआईएस को देते थे, फिर एमआईएस क्या है ऑर्गेनाइजेशन को देता था, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेंड था वो। तो अब जो ये टीएसएस है ना, वो एक दोस्त है किसका, एमआईएस का, ठीक है, जो क्या एमआईएस को इन्फॉर्मेशन देता है और फिर एमआईएस हमारा दोस्त है जो हमें इन्फॉर्मेशन देगा, है ना। तो चलिए देखते हैं अब। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, ये सिर्फ इस वाले चीज़ में फोकस करता है। जो ये ट्रांजैक्शंस है इसके अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस आ सकती है, सारी आ सकती है, सेल्स हो, परचेज हो, इन्वेंट्री चेंजेस हो, ठीक है, और रूटीन बिजनेस ऑपरेशन हो, कोई भी, ये सबका ये क्या करता है, मैनेज करता है उसको अच्छे से और प्रोसेस करता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन को लेता है, गैदर करता है, फिर देखता है कि इसमें से हमारी मतलब कि कितनी कितनी इंपॉर्टेंट वो है इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, सब कुछ करता है ये, ठीक है। फिर बोल रहे हैं एक ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम क्या है, एक बिजनेस के लिए बहुत ही हेल्पफुल असिस्टेंट होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है उनके लिए, जो टेक केयर करता है उनके सारे एवरीडे टास्क को, ठीक है, ट्रैक रखता है कि क्या सेल्स है, मैनेज करता है उनकी इन्वेंट्री को, मेक श्योर करता है कि हर चीज़ क्या है एकदम से ऐड होती रहे करेक्टली, ठीक है। इट इज़ द जो कहते हैं ना बिहाइंड द सीन हीरो होते हैं जो, है ना, बिहाइंड द सीन हीरो होते हैं जो, वो होता है ये, ठीक है। तो क्या है, ये काम करता है, हेल्प करता है बिजनेस की कि जो बिजनेस है वो रन कर सके स्मूथली, ठीक है। और कैसे ये उनकी हेल्प करता है हैंडल करके उनकी सारी की सारी रूटीन ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका रोल क्या है, बेसिकली रोल आता है हमें पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, कीप करके रखता है। तो क्या कह रहे हैं, जो टीएसएस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेंटेन करके रखता है आपके रिकॉर्ड्स को, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पॉइंट नहीं भी समझ आया तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं और अपने जो एग्जाम है उसमें भी दे सकते हैं। तो क्या बोला है कि जैसे रिटेल बिजनेस है उसमें क्या सेल्स होती रहती है ना, परचेज होती रहती है, वहाँ पे इन्वेंट्री में चेंज आता रहता है, तो उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग कौन रखता है, हमारा ट्रांजेक्शन सपोर्ट सिस्टम रखता है, जो कि हेल्प करता है बिजनेस, मतलब बिजनेस को बताता है कि ऐसे है, ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेस। अभी डेटा को प्रोसेस भी करता है, जैसे टीएसएस प्रोसेस द प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज ट्रांजैक्शंस। ऑब्वियस ही बात है, इसके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको देगा, ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने ये लिया ये ही ले लो, नहीं, ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे काम की कितनी चीज़ है वो देगा ये, ठीक है। ये देखता है कि कैसे, मतलब इसके ऊपर हम ये रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग। टीएसएस क्या है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये हैंडल करे ट्रांजैक्शन को रियल टाइम बेसिस पे, ठीक है। इमीडिएट अपडेट्स आते हैं इसमें और इमीडिएट रिस्पॉन्स देता है, हमें जब मांगोगे तब मिलेगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर है डेटा इंटीग्रिटी। क्या कह रहे हैं, टीएसएस इंश्योर करता है कि जो आपकी डेटा है उसकी इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी क्या है, बनी रहे, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ऑब्वियसली बात है, ये किसको कर रहा है सपोर्ट, बिजनेस के ऑपरेशंस को ही कर रहा है, बिजनेस को हेल्प कर रहा है ताकि वो क्या स्मूथली रन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन। ऑब्वियसली बात है, टीएसएस इंक्लूड, मतलब इसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लिए जाते हैं, सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सनल्स को ही क्या होता है, अलाउड होता है कि वो क्या करेंगे, इसका एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन इजी टर्म, अगर इजी टर्म में अब हम सब का निचोड़ देखें, एक समरी देखें, तो क्या बोल रहे हैं, थिंक ऑफ ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम इज अ बिहाइंड द सीन हीरो। तो आप सोच लो कि ये बिहाइंड द सीन हीरो है, जो पीछे सब कुछ देख रहा है, ठीक है। ये टेक केयर कर रहा है सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो भी आपके बिजनेस में हो रही है, जिस ट्रांजेक्शन जो भी हो रही है उसकी क्या है, ये देखता है, ठीक है। इट लाइक अ कंडक्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा। ये क्या है, मतलब कि वही कह दिया कि मतलब जब बिहाइंड द हीरो है, ये बिहाइंड द जो हीरो होते हैं वो हैं ये, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है रोल अपना क्या करते हैं, प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल, ताकि क्या है बिजनेस की एफिशिएंसी क्या हो हमारी बढ़े, ठीक है। डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे हम इसको इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है जिन जिनका ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम डीएसएस भी बोलते हैं, ये होता क्या है। तो अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टूल। तो सबसे पहले ये एक टूल है कंप्यूटर बेस्ड, जो हेल्प करता है लोगों की डिसीजन लेने में। तो क्या बोला है, अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टूल दैट हेल्प पीपल मेक डिसीजन बाय एनालाइजिंग। तो ये क्या है, लोगों की हेल्प करता है डिसीजन लेने में, क्या करके, पहले एनालाइज करता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, प्रेजेंटिंग ऑप्शंस एंड प्रिडिक्ट करता है आउटकम। मतलब कि ये एनालाइज करेगा जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको, फिर ये देखेगा प्रेजेंटिंग ऑप्शन और उसके बाद प्रिडिक्ट करेगा कि क्या आउटकम इसका हो सकता है। ये प्रोवाइड करता है आपको यूजफुल इंसाइट्स, ठीक है, और रिकमेंडेशंस। ये क्या है, ईजी बना देता है मैनेजर के लिए और डिसीजन मेकर के लिए कि वो कैसे चूज करें एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली व्हेन फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जब वो क्या है फेस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, ठीक है। तो इन वेरी इजी लैंग्वेज डीएसएस क्या होता है,
कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो कि हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। कैसे ये हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में मैनेजर की? एनालाइज करके डाटा और फिर उसका प्रिडिक्ट करता है ये आउटकम। ये आपको यूज़फुल इंसाइट्स देता है और रिकमेंडेशन भी देता है, जो कि एक मैनेजर के लिए बहुत ही ईजी कर देते हैं कि आप कैसे क्या है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ कर सकते हो, स्पेशली वहाँ जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट इसका और मीनिंग देख लेते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर टूल दैट हेल्प। तो ये कंप्यूटर टूल है जो कि आपकी हेल्प करता है बेटर डिसीजन लेने के लिए, एनालाइज करके डाटा, और ये आपको देता है यूज़फुल सजेशंस भी। इट इज़ लाइक हैविंग अ स्मार्ट असिस्टेंट। इसको हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये आपके पास है तो इसका मतलब आपके पास एक ना स्मार्ट असिस्टेंट है जो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, जो हेल्प कर रहा है मैनेजर की चूज़ करने में बेस्ट ऑप्शंस, जब एक मैनेजर को क्या करना है, सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम को। तो और देख लेते हैं इसका मीनिंग। अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टूल जो हेल्प करेगा लोगों की डिसीजन लेने में, एनालाइज करके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड करता है आपको कुछ रिकमेंडेशंस। इससे आप सॉल्व कर सकते हो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को और प्रेजेंट कर सकते हो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को, प्रिडिक्ट भी कर सकते हो आउटकम्स को, एंड ये क्या है आपको ऑप्शन देता है और ये आपको हेल्प भी करता है डिसीजन मेकर को कि वो कैसे चूज़ करे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो अब इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहली एडवांटेज है इसकी इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। ये हेल्प करता है यूज़र की कि वो बेटर डिसीजन ले सके, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा, ठीक है। उसके बाद सेव टाइम। डीएसएस स्पीड्स अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसे स्पीड अप कर देता है डीएसएस। कैसे? ये क्विकली प्रोवाइड करता है आपको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए। थर्ड है हमारा पॉइंट इन्हांस एफिशिएंसी। ये हेल्प करता है आपकी कि जो भी आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है वो आप तुरंत ले लो, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हैं एरर्स एंड इम्प्रूव होती है ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी। फिर है डाटा ड्रिवन। डिसीजन जो भी आप ले रहे हो ना वो रियल डाटा के ऊपर होता है, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड कर रहा है रियल डाटा। ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजन ले सकते हो और जो आउटकम होते हैं वो भी इससे क्या आएंगे, रिलायबल आएंगे। नेक्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बाय ऑटोमेटिंग पार्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट फ्री अप टाइम फॉर अदर टास्क। अब देखो जैसे ये स्पीड में आप काम कर पा रहे हो ना, तो आपके पास टाइम बच रहा है तो आप बाकी चीज़ें भी क्या है, बाकी टास्क भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। नेक्स्ट है हेल्प विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जब भी आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसे होते हो, जब आपको क्या है डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन में से बेस्ट चूज़ करना होता है या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है, तो ये क्या है आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन को हैंडल करके देता है। काफ़ी हद तक ये आपको ये भी बताता है कि क्या क्या इसके आउटकम्स आ सकते हैं। फिर आपसे ना इसी के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्लीकेशंस ऑफ डीएसएस इन इंडस्ट्री। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आप इनकी एप्लीकेशन बताओ, ठीक है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की इंडस्ट्री में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो अगर हम देखें फैक्ट्रीज़ में ना, जो डीएसएस है ये हेल्प करता है ऑप्टिमाइज़ करने में प्रोडक्शन शेड्यूल्स को, ठीक है। ये मैनेज करता है इन्वेंट्री, ये आपको बता देता है कि क्या रीऑर्डर होने वाला है, क्या ईओक्यू होने वाला है, एंड ये इम्प्रूव करता है सप्लाई चेन में भी। ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें आपको ऑर्डर कर देना चाहिए रॉ मटेरियल, सो दैट आपकी क्या स्मूथ ऑपरेशंस चलते रहें। फिर अगर हेल्थ केयर में देखें तो जो डॉक्टर्स हैं एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं डीएसएस को डायग्नोस करने के लिए डिजीज़, मैनेज करने के लिए पेशेंट के रिकॉर्ड एंड प्लान करने के लिए ट्रीटमेंट शेड्यूल्स। ये हेल्प करता है उनको चूज़ करने में कि क्या मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल प्रोसीजर हो सकता है बेस्ड ऑन पेशेंट का डाटा। फिर फाइनेंस में देखें तो ये कैसे हेल्प करता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी डीएसएस को यूज़ करते हैं असेस करने के लिए रिस्क को, प्रिडिक्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट के ट्रेंड को, एंड डिसाइड करने के लिए कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज कौन सी होनी चाहिए। ये हेल्प करता है इवेल्युएट करने में लोन एप्लीकेशन हो गया या मैनेजिंग फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज हो गया, इनमें भी ये हेल्प करता है। फिर अगर हम रिटेल में देखें तो डीएसएस यहाँ भी क्या है, हेल्प करता है रिटेल में कैसे, ये मैनेज करता है इन्वेंट्री को, प्लान करता है प्रमोशंस एंड डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट क्या है, विच प्रोडक्ट्स टू स्टॉक, ठीक है, कि मतलब कौन सा कैसे किस लेवल पे रखना चाहिए। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है और इम्प्रूव करता है आपकी सेल्स भी। फिर ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो डीएसएस यहाँ पे आपको असिस्ट करता है लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्ट में। कैसे? ये ऑप्टिमाइज़ करता है रूट की कौन सा बेस्ट रूट होगा, रिड्यूस करता है फ्यूल कॉस्ट को, क्योंकि अगर आपने बेस्ट रूट ढूंढ लिया तो फिर ये इंश्योर करता है कि टाइमली डिलीवरी आपके गुड्स की हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प कर रहा है कंपनी की मैनेज करने में
इम्प्रूव करने में ओवरऑल एफिशिएंसी को। तो अब हम इसके समरी, इस एडवांटेजेस की अगर हम समरी देखें तो क्या बोला है इसमें, इस सारा का सारे क्वेश्चन की अगर हम समरी को अब देखें तो बोल रहे हैं डीएसएस एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है जिसे यूज़ किया जा सकता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी एफिशिएंसी एंड बेटर बिजनेस आउटकम्स के लिए, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया जिसमें आपको डीएसएस पूछा था डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो हमने यहाँ पे इसका मीनिंग देखा, 3 स्लाइड्स में मीनिंग देखा, उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस देखी और आपको एप्लीकेशंस आती है बेसिकली, तो ये एप्लीकेशंस देखी तो आपको इनका डायग्राम बना देना है, इनको एक्सप्लेन कर देना है, सिंपल से लैंग्वेज में हमने यहाँ समझा है। बेसिकली डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है, जो आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है, एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जो कि आपको क्या है, एक वैल्यूएबल इंसाइट्स देता है, नॉलेज देता है, ठीक है, आपको काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या रिजल्ट आएंगे, ट्रेंड देख सकते हो। तो ये सारा क्या हमने इसमें पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो पसंद करते हैं यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में समझना एंड उसके फीचर्स को देखना। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। An office automation system is a combination of softwares and hardwares that help manage and automate everyday office tasks। क्या बोला कि जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है ना, ये एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जो आपकी हेल्प करते हैं मैनेज करने में और ऑटोमेट करने में एवरीडे ऑफिस टास्क। कि आपके ऑफिस में हर दिन क्या है, कुछ ना कुछ टास्क होते होंगे, तो उन टास्क को मैनेज करना, उन टास्क को ऑटोमेटिकली, मतलब वो टास्क आधे से ज़्यादा हो जाना, तो ऐसे कुछ ना सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी हेल्प से किया जाता है, हार्डवेयर्स होते हैं उनकी हेल्प से किया जाता है। तो इनकी कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो वर्क कर सकते हैं ज़्यादा एफिशिएंटली। कैसे? बाय सिंप्लीफाइंग प्रोसेस। इसमें क्या सिंप्लीफाई हो जाती है प्रोसेस, लाइक कम्युनिकेशन हो गया, डाटा मैनेजमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट हैंडलिंग हो गया, या स्केड्यूलिंग हो गया, ये सारा बहुत ईजी हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। इसेंशली इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ मैनुअल वर्क। इससे होता क्या है कि जो मैनुअल वर्क होता है ना, वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक, और इंक्रीज़ होती है प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि आप इसमें यूज़ कर रहे हो कंप्यूटर का एंड टेक्नोलॉजी का अपने रूटीन ऑफिस जॉब को करने के लिए। तो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में आप क्या करते हो, जो भी आपके डे टू डे टास्क होते हैं वो क्या है, इसमें मैनेज होते हैं, ऑटोमेटिकली कुछ हद तक होते हैं। इसीलिए इसमें जो मैनुअल वर्क होता है आपका वो कम होता है, क्योंकि आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो रूटीन ऑफिस जॉब को करने के लिए। ये आपको क्या है, वो टास्क को मैनेज करने के लिए हेल्प होता है। ये एक कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, जो आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो आगे और देख लेते हैं इसका मीनिंग हम। क्या बोल रहे हैं कि जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, ये सेट ऑफ टूल्स होता है, ठीक है, लाइक सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है आपके ऑफिस वर्क को ईजी करने में, ऑटोमेटिक करने में, जो भी कॉमन टास्क होते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स मैनुअली, आप इसमें क्या है, चीज़ों को मैनुअली नहीं करोगे, लाइक राइट कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स को, फिर शेड्यूल कर रहे हो मीटिंग को, स्टोर कर रहे हो फाइल्स को, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और ये हेल्प करता है आपकी कि आप ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हो, ठीक है। इसमें ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है एंड हर चीज़ को क्या है, ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ लाइक हैविंग अ डिजिटल हेल्पर। ये क्या आपका एक डिजिटल हेल्पर है, जो क्या है, टेक केयर कर रहा है आपके रूटीन ऑफिस जॉब को, ठीक है, जो कि क्या है, आपको आपके वर्क प्लेस पे ज़्यादा एफिशिएंट बना रहा है, ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम ये कर दे रहा है और आप इसकी हेल्प से क्या है, स्मूथली अपना वर्क कर पा रहे हो और अच्छी तरीके से कर पा रहे हो, एफिशिएंटली कर पा रहे हो, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या है, बढ़ रही है, ठीक है। और ये क्या है, एक सेट ऑफ टूल्स है जिसमें हमने देखा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब का, ठीक है। तो अब हम फीचर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट। ये हेल्प करता है स्टोर करने में, ऑर्गेनाइज करने में और रिट्राइव करने में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके और इन्फॉर्मेशन है डिजिटल फॉर्मेट में। इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद पाइल्स ऑफ पेपर, आप इसमें इतने सारे पेपर से डील नहीं कर रहे हो, सारी की सारी फाइल्स है इसमें स्टोर्ड होती है कंप्यूटर में, ठीक है। मेकिंग देम ईजी टू फाइंड एंड शेयर, आप क्या है, इसको ईजीली फाइंड कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको और ईजिली शेयर भी कर सकते हो। नेक्स्ट है इसका फीचर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग। टूल्स लाइक वर्ड प्रोसेसर होता है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, एग्जाम्पल आर यूज्ड, इन्हें यूज़ किया जाता है क्रिएट करने के लिए, फिर उसमें एडिट करने के लिए और फॉर्मेटिंग करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को क्विकली एंड प्रोफेशनली। ऑफिस ऑटोमेशन ये अलाउ करता है आपको कि आप इजीली डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो फाइल्स को डिफरेंट फॉर्मेट में, लाइक पीडीएफ्स एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ईमेल हो गया, मैसेजिंग ऐप्स हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स हो गया, ठीक है, लाइक जूम। ये अनेबल करता है आपको, ये हेल्प करता है आपके कि क्विक एंड इजी कम्युनिकेशन आप कर सको, किनके बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, उनके क्लाइंट्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में, लोकली भी और ग्लोबली भी। फिर स्केड्यूलिंग एंड टास्क मैनेजमेंट। कैलेंडर टूल्स होते हैं इसमें जो हेल्प करते हैं आपकी स्केड्यूल करने में, मीटिंग्स सेट करते हैं, रिमाइंडर एंड ऑर्गेनाइज करते हैं टास्क को। इससे इंश्योरिटी रहती है कि जो भी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस है हम क्या टाइमली उसे मीट कर रहे
हैं और जो मीटिंग है वो प्लान्ड है एफिशिएंटली। फिर आता है हमारा डाटा शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन। तो इसमें क्या है, क्लाउड सर्विसेज होती हैं लाइक गूगल ड्राइव हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, वनवर्ड हो गया, वन ड्राइव हो गया। ये अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो काम कर सकते हैं टुगेदर ऑन द सेम डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम, ठीक है, इवन फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन, बेशक वो अलग अलग लोकेशन में हों। इससे क्या है, कोलैबोरेटिव काम हो सकता है और अच्छे से हो सकता है, मोर एफिशिएंटली हो सकता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज। ऑफिस ऑटोमेशन अनेबल करता है आपको कि आप फास्टली और सिक्योरली शेयर कर सकते हो डाटा को, कोई डॉक्यूमेंट को इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, या फिर कोई भी अगर आपको क्या है किसी चीज़ को शेयर करना है, ठीक है। फिर आता है स्प्रेडशीट एंड डाटा एनालिसिस। सॉफ्टवेयर होते हैं लाइक अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में। आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को, ठीक है, विच इज़ यूज़फुल, जो कि आपके लिए यूज़फुल होता है फॉर टास्क लाइक अगर आपको बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड प्लानिंग करनी है। फिर आता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑफिस ऑटोमेशन अलाउ करता है क्रिएट करने में ब्राउचर्स, ठीक है, या न्यूज़ सेटलर्स हो गए, स्लेटर्स हो गए एंड अदर टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि क्या है बिजनेस प्रमोशन और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ये सिस्टम है ना, ये क्या है, इन फीचर्स के साथ भी आता है कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने सेंसिटिव डाटा को, अलाउ करते हो ओनली ऑथराइज्ड पर्सन्स को कि वो एक्सेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट फाइल्स और सिस्टम में, जिससे इंश्योरिटी बनी रहती है कि हाँ सिक्योर्ड है हमारा सब। फिर ऑटोमेशन ऑफ रेपिटेटिव टास्क। कह रहे जो भी रेपिटेटिव डे टू डे टास्क होते हैं, कॉमन टास्क होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली होते हैं। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कैन हैंडल रेपिटेटिव टास्क लाइक अगर सेंडिंग आउट रूटीन ईमेल्स, कोई रूटीन ईमेल्स है, जनरेट करना रिपोर्ट, और इवन आप ट्रैक भी करते हो जो इन्वेंटरी, ठीक है, सेव करते हो एम्प्लॉयज़ की टाइम एंड रिड्यूसिंग एरर। तो इससे क्या होता है, सेव होता है एम्प्लॉयज़ का टाइम और रिड्यूस होते हैं एरर, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो समरी देख लेते हैं हम इसकी। तो क्या बोल रहे हैं कि जो एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, ये एक टाइप का डिजिटल असिस्टेंस है, डिजिटल हेल्पर है आपका, जो आपकी हेल्प करता है बिजनेसेस की कि वो काम कर सकते हैं और स्मूथली मैनेज कर सकते हैं डाटा को, इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन को एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्केड्यूल्स एंड ऑटोमेटिंग होती है इसमें एवरीडे टास्क। ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की कि वो काम कर सकते हैं और अच्छी तरीके से एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी मिल के काम कर सकते हैं एंड फोकस कर सकते हैं मोर इम्पॉर्टेंट टास्क में। इससे बूस्ट होता है आपका कहीं ना कहीं ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें हमारा जो क्वेश्चन था वो था आपका कि ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे हमने 2 स्लाइड में इसका मीनिंग डिटेल में किया, उसके बाद हमने फीचर्स किए। फीचर्स आपको पूछे गए थे तो आप डायग्राम बना के इन फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फिर लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं ऑफिस ऑटोमेशन के ही बारे में पता लग रहा है फीचर्स के थ्रू भी, और लास्ट में हमने यहाँ पे की समरी, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर। बाय ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम TSS भी बोलते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल बताना है, इसके एडवांटेजेस बताने हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है और इसका रोल बताना है एंड एग्जांपल्स भी यहाँ पे देने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको एडवांटेजेस पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे ना, फीचर्स पूछ लेंगे या फिर इसके एग्जाम्पल पूछ लेंगे और मीनिंग पूछ लेंगे ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो उस अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो आपको क्या है, वीडियो को लाइक करना है और इसको शेयर करना है जिनका भी ये सब्जेक्ट है अपने ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इसी जो ये सब्जेक्ट है इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, तो वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही होता है, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। अलग अलग सेमेस्टर्स के हमने क्या है इस चैनल पे क्वेश्चन आंसर्स कवर किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। मीनिंग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम, जिसे हम TSS भी बोलते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये क्या है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का टाइप है, ठीक है। तो TSS मतलब ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम, ये एक टाइप है इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की क्या करने में, हैंडल करने में जो भी उनके रूटीन डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सबको, ठीक है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो डे टू डे रूटीन है उन्होंने उसको हैंडल करना है कि भाई क्या ऑपरेशंस है, जो ट्रांजैक्शंस है डे टू डे ना, इनको अगर हैंडल करना है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम क्या है, हेल्प करता है उनकी। ये जो सिस्टम है इसे डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से, ठीक है। दिस सिस्टम आर डिज़ाइन टू प्रोसेस, रिकॉर्ड एंड ट्रैक बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये जो सिस्टम है इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि भाई इसमें क्या है, सब रिकॉर्ड रखा जा सकता है, आप ट्रैक कर सकते हो अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को। इंश्योरिटी रहती है कि ये जो काम करेगा ये एक्यूरेसी में करेगा, एक्यूरेट करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा,
स्पीड होती है इसमें एंड एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है डाटा मैनेजमेंट की। तो अगर आपको डाटा है उसको मैनेज करना है, तो अगर आप इसके थ्रू कर रहे हो तो एफिशिएंट होगा ही होगा वो। दे ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क, जो भी रेपिटेटिव टास्क होता है ना ये ऑटोमेटिकली उसे करता है, तो ये ऑटोमेट है रेपिटेटिव टास्क करने में, एंड ये आपकी जो ऑपरेशन है उन्हें बहुत स्मूथली करता है। स्पेशली किस एरियाज़ में, जैसे सेल्स हो गया, परचेजिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, पेरोल हो गया, ये वाला जो है ना एरिया, यहाँ पे तो ये बहुत ही अच्छा क्या है, हेल्प करता है आपकी, क्योंकि ये वाले जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑपरेशंस होते रहते हैं, तो यहाँ का डाटा मैनेज करना अच्छे से एफिशिएंटली, एक्यूरेसी के साथ, स्पीड के साथ, है ना, तो ये सारा का सारा क्या है हमारा TSS संभालता है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम। तो फीचर्स देख लेते हैं हम इसके। सबसे पहले तो ऑटोमेशन ऑफ रूटीन टास्क, कह रही है ना ऑटोमेटिकली एवरीडे बिजनेस टास्क होते हैं ना उसे प्रोसेस करता है, मतलब जैसे कि प्रोसेसिंग हो गया, सेल ऑर्डर, रिकॉर्ड करना पेमेंट को, मैनेज करना इन्वेंट्री को, ये सारा ऑटोमेटिकली ये करता है। सेकंड है हमारा डाटा एक्यूरेसी, ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने डाटा एंटर किया है और जो प्रोसेस किया है वो एक्यूरेट हो, अप टू डेट हो। फिर है स्पीड एंड एफिशिएंसी, प्रोसेस ट्रांजैक्शंस क्विकली, इसमें क्या है ट्रांजैक्शंस जो प्रोसेस होती हैं वो क्विकली होती हैं। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की कि रिड्यूस हो जो भी मैनुअल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं या फिर टाइम जो भी रिक्वायर्ड होता है ना रेपिटेटिव टास्क करने को, उसे काफ़ी हद तक कम कर देता है। फिर है रियल टाइम प्रोसेसिंग, वो ट्रांजैक्शंस जिसे रिकॉर्ड किया जाता है, अगर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और इसमें क्या है वो प्रोसेस हो जाती है इमीडिएटली, ये प्रोवाइड करता है आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन यूज़र को कि हाँ रियल टाइम मतलब एक्चुअल में क्या चल रहा है ना, ऑन द स्पॉट। देन है सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, इंश्योर दैट ये जो TSS है ये इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है वो सिक्योरली आपने यहाँ रिकॉर्ड की है, इंटीग्रिटी क्या है डाटा की बनी रहेगी, मेंटेन रहेगी, ठीक है। सो ये है हमारे फीचर्स। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रिटेल स्टोर है जो कि TSS को क्या है यूज़ करता है, ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम को यूज़ करता है चेकआउट करने के लिए, कहाँ पे, एट द चेकआउट काउंटर, ठीक है। तो जो भी चेकआउट काउंटर होते हैं ना वहाँ पे TSS सिस्टम को यूज़ किया जा रहा है एक रिटेल स्टोर के द्वारा। व्हेन अ कस्टमर बाय समथिंग, अब होगा क्या कि जब भी कोई कस्टमर आएगा वो बाय करेगा कुछ भी चीज़, तो ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करेगा सेल्स को, पहली चीज़। ये अपडेट करेगा इन्वेंट्री को, जो रिफ्लेक्ट करेगी कि कितनी आइटम सोल्ड हो गई है। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास मान लो 10 आइटम्स थी, अब आपने सोल्ड कर दी 2, तो अब 8 रहेगी ना, तो ये बताएगा कि अब आपके पास 8 रही है, तो रियल टाइम अपडेट ये आपको दे देता है। ये कैलकुलेट भी करता है आपके लिए टोटल प्राइस, कि टैक्स को लगा लगू के सब कुछ क्या है कितना प्राइस बन रहा है जो कि सामने वाले कस्टमर ने आपको पे करना है। ये जनरेट करता है रिसिप्ट कस्टमर के लिए, है ना, जो लास्ट में जो रिसिप्ट मिलती है वो। एंड जो ये पेमेंट है जो कैश और कार्ड है उसकी रिकॉर्ड करता है। इसमें हम स्टोर करते हैं अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, जो कि अपने आप अपडेट हो जाते हैं इंस्टेंटली, ठीक है। फिर हम एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं इसकी। तो फास्टर प्रोसेसिंग है, TSS हैंडल करता है थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन को क्विकली, ये सेव करता है टाइम और रिड्यूस करता है जो भी वर्कलोड है एम्प्लॉयज़ के ऊपर उसका। फिर है इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, ऑटोमेशन डाटा एंट्री होती है यहाँ पे, जिससे क्या है कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, तो इससे इंप्रूव होती है रिलायबिलिटी हमारी इन्फॉर्मेशन की, तो एक्यूरेसी बढ़ती है। फिर है बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, रिटेल और सर्विसेज इंडस्ट्री में TSS ना क्विक बिलिंग और चेकआउट प्रोसेस करता है, जिससे इन्हांस होती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। फिर है रियल टाइम डेटा एक्सेस, मैनेजर और डिसीजन मेकर होते हैं ना उनको रियल टाइम डाटा चाहिए होता है, अप टू डेट डाटा चाहिए होता है, सो दैट वो क्या उस अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके, है ना। तो जो भी इन्फॉर्मेशन हो गई सेल्स की, इन्वेंट्री की, फाइनेंशियल्स की, ये सारा उन्हें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो यहाँ से ले लेते हैं और इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और एक बार इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर जो मैनेजर है वो क्या करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले लेता है। फिर है कॉस्ट एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है रिड्यूस हो रहा है मैनुअल वर्क, लोअर हो रही है ऑपरेशनल कॉस्ट आपकी, है ना। अब आपको क्या है मतलब एज अ सैलरी पे किसी पर्सन को वहाँ पे नहीं आपने बिठाया, तो आपकी सैलरी है जो वो जो कॉस्ट है वो कम हो रही है ना। फ्यू एम्प्लॉयज़ चाहिए आपको हैंडल करने के लिए रूटीन टास्क को, तो कॉस्ट क्या है, एफिशिएंसी होती है यहाँ पे। फिर देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। तो सबसे पहले है ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कह रहे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो इसका यही है कि ये हेल्प करता है बिजनेस की ऑपरेट करने में, काम करने में स्मूथली। ऑटोमेशन है इसमें, रेपिटेटिव टास्क लाइक इनवॉइसिंग हो गया, पेरोल हो गया, ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा बस डाटा एंटर करना है, ये अपने आप ही सारा काम करके आपको दे देगा। फिर है ये बहुत ही डाटा मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करता है, ये इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स है, जो भी ट्रांजेक्शन डाटा है जो कलेक्ट किया गया है, स्टोर किया गया है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो यहाँ पे, जिससे आपको ईजी हो ट्रैक करने के लिए कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। फिर है डिसीजन मेकिंग, ये रियल टाइम एक्सेस देता है आपको, जो भी डाटा है वो क्या है सारा का सारा ये आपको रियल टाइम पे बताता है, अप टू डेट बताता है, तो मैनेजर क्या है यहाँ से क्विक डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं रिगार्डिंग स्टॉक लेवल्स हो गया, या क्या सेल स्ट्रेटजी हमें लगानी है, या क्या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, इस सब के लिए। फिर है एरर रिडक्शन, कह रहे मिनिमाइज हो रहा है इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, है ना। तो TSS ने क्या किया, कहीं ना कहीं चांस ऑफ एरर होते हैं जो वो क्या है कम कर दिए डाटा एंट्री के, कैलकुलेशन के, रिपोर्टिंग के, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह क्या हो रही हैं ऑटोमेटिकली हो रही है।
फिर हम देख लेते हैं इसका रोल। तो रोल ऑफ ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तो इसका यही रोल है कि टीएसएस रिकॉर्ड करता है हर टाइप के बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जैसे चाहे वो सेल्स की हो, परचेज की हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैंक की बात करें तो इन अ बैंक जो टीएसएस है वो रिकॉर्ड करेगा कितना डिपॉजिट है, कितना विड्रॉल है, कितनी लोन की ट्रांजैक्शन है, ये सब। फिर है प्रोसेसिंग डाटा। फिर ये प्रोसेस भी करता है जो भी रॉ ट्रांजैक्शंस आपने इसमें डाली हैं वो सारी की सारी उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में ये प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो यूज़ कर रही है टीएसएस को प्रोसेस करने के लिए ऑर्डर, ट्रैक करने के लिए शिपमेंट एंड मैनेज करने के लिए जो भी रिटर्न्स एंड ऑल है ये सब। फिर है जनरेट रिपोर्ट। टीएसएस आपको जनरेट करके देता है एक डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो एक कंपनी है जो वो यूज़ करती है टीएसएस को जनरेट करने के लिए डेली सेल्स रिपोर्ट, सो दैट वो ट्रैक कर सके अपनी परफॉर्मेंस की क्या वो ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जैसे एक रिटेल स्टोर है वो क्या है, टीएसएस को यूज़ करती है ट्रैक करने के लिए इन्वेंट्री लेवल्स क्या है ना, क्योंकि उसमें सब रिकॉर्ड हुआ है प्रोडक्ट की, कब जो प्रोडक्ट है वो क्या हमें रीऑर्डर करना चाहिए, ठीक है, या फिर एक ऑप्टिमम लेवल क्या होना चाहिए, वो सारा भी हमें यहाँ से पता लग जाता है इन्फॉर्मेशन को देख के। फिर है बिलिंग एंड इन्वॉइसिंग। टीएसएस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है बिल्स और इन्वॉइसेस जब ट्रांजैक्शन हो जाती है तब। तो लाइक एग्जांपल देख लेते हैं, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक टीएसएस है वो हैंडल करता है कस्टमर के ऑर्डर, जनरेट करके देता है बिल और ट्रैक करता है पेमेंट को, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें टीएसएस का, तो देखो अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो लाइक जब भी एक कस्टमर है वो डिपॉजिट करेगा या वो अपना पैसा विड्रॉल करेगा, है ना, मनी बैंक से, तो टीएसएस ने रिकॉर्ड करेगा इस ट्रांजैक्शन को, अपडेट द कस्टमर्स अकाउंट। वो क्या है, कस्टमर के अकाउंट को तुरंत अपडेट कर देगा। अगर क्या है मान लो किसी ने अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाया तो टीएसएस अपडेट कर देगा आपका तुरंत पैसा, कि अगर आपके अकाउंट में 5,000 थे और आपने 1,000 और जमा करवाए तो 6,000 वो अपडेट कर देगा और आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपने विड्रॉल करवाया है तो फिर वो क्या आपका डिडक्ट करके भी उस टाइम पे बता देगा, और ये आपको प्रोवाइड करेगा एक रिसिप्ट भी, ठीक है। इससे इंश्योरिटी बनी रहती है कि जो बैंक है उनके पास रियल टाइम डाटा है, ठीक है, कैश फ्लो के रिगार्डिंग कि कितना आ रहा है कितना जा रहा है और अकाउंट बैलेंसेस के अकॉर्डिंग। फिर है ई कॉमर्स। अगर ई कॉमर्स में हम एग्जांपल देखें तो लाइक अगर कोई भी कंपनी हो सकती है, यहाँ पे अमेजोन का एग्जांपल दिया, अमेजोन है वो यूज़ कर रहा है फॉर एग्जांपल कि टीएसएस को प्रोसेस करने के लिए जो भी मिलियंस ऑफ ऑर्डर उनके डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है, ये सिस्टम ट्रैक करता है कस्टमर के ऑर्डर को, फिर प्रोसेस करता है पेमेंट को और अपडेट करता है इन्वेंट्री को रियल टाइम में, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप कहीं से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ले रहे हो या फिर आपने ना आप कहीं गए किसी वेबसाइट में, आपको कोई चीज़ ना पसंद आई थी, आपने क्या किया उसको लाइक कर दिया, ठीक है, कि मैं इसको बाद में ख़रीदूंगा। अब हुआ क्या कि फिर कुछ टाइम बाद आपके पास पैसा है तो आपने कहा कि चलो अब हम लेते हैं, तो आप गए अपने लाइक्ड आइटम्स में या फिर आप ऐड टू कार्ट किया होगा उसको, तो वहाँ गए तो वहाँ पर आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। अगर आ रहा है तो आउट ऑफ स्टॉक मतलब आपको उसने रियल टाइम डाटा बताया था कि उस टाइम वो था और अभी वो नहीं है, ठीक है, तो ये आपको रियल टाइम डाटा बताया गया है। फिर हम कंक्लूजन में देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो इन कंक्लूजन तो ट्रांजैक्शन सपोर्ट सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है उनकी हैंडल करने में, उनका जो भी डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस है एफिशिएंटली ऑटोमेट करता है, ये रूटीन टास्क को रिड्यूस करता है, ये एरर्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड करता है आपको रियल टाइम डाटा। इससे इंप्रूव होता है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी आपकी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। मिलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, उसका पहले मीनिंग देखेंगे, देन फीचर्स देखेंगे, फीचर्स के साथ फिर हम इंपॉर्टेंस देखेंगे एंड लास्ट में फिर हम लिमिटेशंस देखेंगे। तो इसमें हम ईआरपी के बारे में सब देखेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी भी बोला जाता है इसको। तो देखते हैं इसे। एन ईआरपी सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है जो, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है बिजनेस की मैनेज करने में सारी की सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को, जैसे अकाउंटिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, सेल्स हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, इन वन प्लेस, एक ही प्लेस में। तो एक ही प्लेस से आप मैनेज कर सकते हो सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू योर बिजनेस, लाइक अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब। तो ईआरपी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है, बिजनेस की हेल्प करता है, क्या करने में, मैनेज करने में कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को। वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ क्या है, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो सेल्स हो या ह्यूमन रिसोर्स हो, जस्ट इन वन प्लेस। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेपरेट प्रोग्राम्स, यहाँ कह रहे हैं कि आप अलग अलग प्रोग्राम्स को ना यूज़ करते हुए हर एक डिपार्टमेंट में आप ईआरपी सिस्टम को यूज़ करो जो कंबाइन करता है एवरीथिंग इनटू अ सिंगल सिस्टम। तो ईआरपी में क्या है, सारे के सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं, सारे के सारे सिस्टम आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग सेपरेट प्रोग्राम क्या है
यूज़ करना पड़े। ईआरपी इन सबको कंबाइन करता है हर एक चीज़ को एक सिंगल सिस्टम में, जिससे आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो अपनी बिजनेस प्रोसेस को। ठीक है, और देखते हैं हम मीनिंग। तो जो ईआरपी है या फिर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम है, ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं अपनी डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, मैनेज करने के लिए, जैसे अकाउंटिंग हो गया, प्रोक्यूरमेंट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, या फिर कंप्लायंस और सप्लाई चेन ऑपरेशंस हो गए। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम क्या है, कंसोलिडेट करता है, ये एक वन प्लेस पे ही ले आता है सारी के सारी चीज़ों को। तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको प्रोवाइड करता है रियल टाइम डाटा एंड इम्प्रूव करता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन में। फिर हम इसके फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले है इंटीग्रेटेड सिस्टम। ईआरपी इंटीग्रेट करता है, जोड़ के रखता है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रोसेस, जैसे फाइनेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, एक वन सिस्टम में। फिर है सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस। जितना भी डाटा है वेरियस वेरियस डिपार्टमेंट का, इसको स्टोर किया जाता है एक सिंगल डाटाबेस में, जिससे क्या है कंसिस्टेंसी आती है एंड अवॉइड होता है डुप्लीकेशन। देन रियल टाइम ऑपरेशन, ये प्रोवाइड करता है आपको रियल टाइम एक्सेस डाटा का, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये हेल्प करता है मैनेजर की कि वो क्या है इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और उस डिसीजन को क्विकली भी ले सके। फिर आता है ऑटोमेशन। तो रेपिटेटिव टास्क होते हैं लाइक इनवॉइसिंग हो गया, पेरोल हो गया, रिपोर्टिंग हो गया, ये अपने आप ही ऑटोमेटेड होते हैं इसमें, जिससे रिड्यूस हो जाता है चांसेस आपका ह्यूमन एरर का, और आपका टाइम भी क्या होता है बचता है। नेक्स्ट है कस्टमाइजेबल मॉड्यूल्स। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम आर मॉड्यूलर होते हैं, मीनिंग कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट, मतलब कि जो कंपनी है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल को अपने नीड के अकॉर्डिंग, लाइक फाइनेंस हो गया, एचआर मॉड्यूल हो गया। नेक्स्ट है आपका डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। तो ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड करता है बिल्ड इन एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग टूल्स, जिससे आप क्या है मतलब इंसाइट्स ले सकते हो, और ये आपकी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की। आप मतलब बेसिकली ट्रेंड को एनालिसिस कर सकते हो, डाटा ड्रिवन डिसीजन ले सकते हो, डाटा के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हो। फिर आता है स्केलेबिलिटी। एज द कंपनी ग्रो, जैसे जैसे कंपनी ग्रो होती है तो ईआरपी सिस्टम ना ईजिली मतलब यहाँ आपको हेल्प करता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है, और कम टाइम में क्या आप काम कर सकते हो। फिर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंटीग्रेशन, जिसे हम सीआरएम भी बोलते हैं। तो मैनी एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम होते हैं जो उसके अंदर इंक्लूड होता है सीआरएम फंक्शनैलिटी भी, जो मैनेज करती है कस्टमर की इंट्रैक्शंस जो भी होती हैं, सेल्स को ट्रैक करना, एनालिसिस, कस्टमर डाटा। फिर है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ईआरपी हेल्प करता है ऑप्टिमाइज़ करने में आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी, और कैसे प्रोक्योरमेंट से लेके प्रोडक्ट डिलीवरी तक का, ये सारे में भी हेल्प करता है आपका ईआरपी। फिर है मोबाइल एक्सेस। मॉडर्न ईआरपी सिस्टम ऑफर करता है आपको मोबाइल एक्सेस अलो, जिससे अलो होता है एम्प्लॉय को कि वो मैनेज कर सकते हैं अपने ऑपरेशंस को कहीं से भी, ठीक है, मतलब अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से। फिर इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले भाई अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इम्प्रूवड होगी एफिशिएंसी, ऑटोमेटिक हो रहे हैं अपने आप ही मैनुअल टास्क। तो ईआरपी ने रिड्यूस कर दिया आपका टाइम और आपके एफर्ट्स एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिससे इंक्रीज़ हो रही है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नेक्स्ट है बेटर कोलैबोरेशन। ईआरपी प्रोवाइड करता है एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जिससे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से होती है, ठीक है, और जो कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं। फिर है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को यूज़ करके क्या है डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, मतलब आपके पास डाटा होगा, उसके बेसिस पर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सकते हो। तो मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है इससे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में एंड आगे का फॉरकास्ट करने में। फिर है कॉस्ट रिडक्शन। तो कह रहे जो प्रोसेस है कुछ अपने आप ही हो रही है, ठीक है, और ज़्यादा मतलब वेस्टेज नहीं हो रही है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, तो इससे ऑपरेशनल कॉस्ट क्या आपकी कम होती है। फिर है इन्हांस्ड कस्टमर सर्विसेज। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है जो ये सिस्टम इंटीग्रेट करता है सीआरएम को भी, जिससे इंप्रूव होता है हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये प्रोवाइड करता है क्विक एक्सेस कर सकते हो आप कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में, जिससे रिजॉल्व कर सकते हो आप जो भी इशू आ रहे हैं फास्टर। तो कस्टमर सर्विसेज भी यहाँ पर अपने आप ही इन्हांस हो जाती है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी कंप्लायंस। ईआरपी सिस्टम क्या है, कैन बी प्रोग्राम्ड टू इंश्योर, इस तरीके से बनाया जाता है कि इंश्योरिटी रहे कि जो भी कंप्लायंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, वो हम क्या है फुलफिल करें, जिससे रिड्यूस हो रिस्क कोई भी लीगल इशू का। फिर है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है तो ईआरपी सिस्टम ना अडेप्ट करता है, ये अलाउ करता है कि आप और इंटीग्रेशन कर सकते हो, एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी इसमें डाल सकते हो। फिर है इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ईआरपी
इंप्रूव करता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, इन्वेंट्री कंट्रोल को, जिससे इंश्योरिटी रहती है कि राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक आपके पास पड़ा है, ठीक है, जो क्या है आपको मतलब आपकी जो भी फोरकास्टेड डिमांड है उसके लिए आपने बनाया हुआ है। तो अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग जैसी सिचुएशन नहीं आती यहाँ पे। फिर हम कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। कह रहे ईआरपी सिस्टम है ना, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट चाहिए। लाइक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ट्रेनिंग हो गया, फिर जो उसको चला रहा है ना तो उनकी ट्रेनिंग हो गया। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो जो स्मॉल कंपनीज होती हैं वो मतलब यूज़ नहीं कर पाती हैं, ये चीज़ लिमिट कर देती है। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी। ईआरपी सिस्टम हाईली कॉम्प्लेक्स होता है एंड इंटीग्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, इसमें रिक्वायर होता है कस्टमाइजेशन, तो विच कुड लीड टू लॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन। तो इसमें क्या है, बेसिकली टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है इम्प्लीमेंटेशन करने में। नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन इशूज़। कह रहे वाइल कस्टमाइजेशन इज़ पॉसिबल, हमने देखा इसमें कस्टमाइजेशन पॉसिबल होती है, पर अगर एक्सेसिव कस्टमाइजेशन की तो इससे कभी ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी अराइज हो जाती हैं, जिससे हार्डर हो जाता है मेंटेन करना, अपग्रेड करना इस सिस्टम को। नेक्स्ट है लेंदी इम्प्लीमेंटेशन टाइम। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है ईआरपी सिस्टम का, इसमें बहुत महीने से लेकर साल भी लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है उस बिज़नेस की, जिस बिज़नेस में इसको आप क्या है लगा रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू चेंज। एम्प्लॉय हो सकता है रेजिस्ट करे अडॉप्ट करने में कोई नया ईआरपी सिस्टम, क्यों, इस फेयर से कि कोई चेंज या मतलब परसीव्ड डिफ़िकल्टी उन्हें लग रही है कि आ सकता है, या हमें नया सिस्टम क्या है लर्न करना पड़ेगा, तो इस बेसिस पे वो भी क्या रेजिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटा माइग्रेशन चैलेंजेस। ट्रांसफ़र करना एग्जिस्टिंग डाटा को ईआरपी सिस्टम में, ये बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, स्पेशली जब हम डील कर रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, मतलब हिस्टोरिकल डाटा से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट है, तो उसको कैसे वो करेंगे ट्रांसफ़र, तो ये भी क्या है थोड़ा एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर है डिपेंडेंस ऑन वेंडर सपोर्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन ना क्या है डिपेंड हो जाती है ईआरपी वेंडर पे अपडेट्स के लिए, ठीक है, तो उनको बोलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी बढ़ जाती है उनकी, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी रिस्क। सेंट्रलाइज डाटाबेस है, सिंगल सिक्योरिटी ब्रीच अगर कुछ हो गया तो फिर सारा का सारा डाटा लीक होने का भी दिक्कत आती है, तो मतलब वही सिक्योरिटी इशू होते हैं, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि सारा डाटा एक ही जगह पे है, सारा इंपॉर्टेंट डाटा एक ही जगह पे है, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है कि जो एंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, जो कि क्या है प्रोवाइड करता है आपको कि आप यूनिफाइड प्लेटफॉर्म देता है, ये आपको ये एक ही प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आप सारी की सारी चीज़ों को एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है, इंटीग्रेट सारी की सारी बिजनेस फंक्शंस को वहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हो, जिससे आप ही की इम्प्रूव होती है एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की। एंड हाउएवर इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, लाइक इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस होता है इसका, बट स्टिल लिमिटेशन को अगर हम साइड में रखें तो स्ट्रेटजिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं ईआरपी के, जो कि इसको इसेंशियल बना देता है, इसेंशियल सिस्टम बना देता है एक बिज़नेस के लिए, कि बिज़नेस क्या है इसको इम्प्लीमेंट करता ही करता है अपने ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो, जिसमें हमने ईआरपी के बारे में पढ़ा कि भाई ये होता क्या है। तो यहाँ पे हमने 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले इसका मीनिंग देखा, फिर आपने यहाँ पे फीचर्स देखे, तो डायग्राम बना के आप फीचर्स एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंस देखी। अब आपको कुछ भी आ सकता है, मीनिंग के साथ इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है, या फिर सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ईआरपी क्या होता है एक्सप्लेन करूँ, तो वहाँ आप सब कर सकते हो एक्सप्लेन। बट अगर आपको पर्टिकुलरली कोई चीज़ पूछ ली है तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ईआरपी वाले क्वेश्चन से कोई ऐसा टॉपिक आया हुआ है तो आप क्या कमेंट में लिख सकते हो, उस पर भी वीडियो बना दी जाएगी। फिर हमने यहाँ पे लिमिटेशंस किया, उसके बाद हमने फिर लास्ट में इसको तो हम समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स और उनके ऑपरेशंस। तो बेसिकली हमने ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या होता है इस पर डिटेल वीडियो कवर अप कर ली है, इससे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो जिसमें हमने ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में बताया है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, उसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस एंड इंपॉर्टेंस पूछा था, तो हमने वो किया। अब आपको एक अलग से क्वेश्चन आया कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनके ऑपरेशंस आपको बताने हैं, तो इस वीडियो में हम ये कवर अप कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और भी सेमेस्टर्स के हमने यहाँ पे क्या है चैप्टर, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड चैप्टर वाइज किए हैं, तो आप ये चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं, चैनल को देख सकते हैं, ठीक है, विजिट कर सकते हैं, और आपको चैनल को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जिनका भी ये सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, जिसे हम OAS भी बोलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका मीनिंग देख लेते हैं कि ये होता क्या है, कि इसमें ना कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क रिसोर्सेज का, जो क्या है ऑटोमेटिकली ऑफिस के टास्क करता है, जो कि डे टू डे कॉमन टास्क होते हैं।
इसके अंदर आप मैनेज कर सकते हो डाटा, इसके थ्रू कम्युनिकेशंस बढ़ा सकते हो अच्छे लेवल पे, डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकते हो एंड बिजनेस ऑपरेशंस कर सकते हो, जो आप ही की इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर, मैनुअल वर्क को कम करता है और टाइम आपका कम करता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के, तो हम देखते हैं और उनके साथ उनके ऑपरेशंस भी देखते हैं। सबसे पहला है हमारा डाटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑपरेशन की बात करें तो ये जो कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के लिए डाटा को, फिर रिट्राइव करने के लिए डाटा को एंड मैनेज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफिस डाटा जो है, जैसे फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, रिकॉर्ड हो गया, कस्टमर इन्फॉर्मेशन हो गया। ये आपको अलाउ करता है कि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट बिजनेस डाटा को और उसे सिक्योर कर सकते हैं। अब इसके फीचर की बात करें तो जैसे डाटाबेस हो गया, ये सेंट्रल रिपोजिटरी होती है जहाँ पे सारा का सारा डाटा स्टोर होता है और ये अलाउ करता है आपको कि आप इजीली यहाँ से क्या है कोई भी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो या फिर रिट्राइव कर सकते हो। फिर है इसके अंदर की फीचर में ही क्लाउड स्टोरेज, तो ये ऑनलाइन स्टोरेज सॉल्यूशन होती है जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ठीक है। ये अलाउ करती है कि आप डाटा को शेयर कर सकते हो और बैकअप भी बना सकते हो उसका। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, डीएमएस। ये सॉफ्टवेयर होता है लाइक माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की स्टोर करने में और मैनेज करने में डॉक्यूमेंट को। एग्जाम्पल देखें इसका तो जैसे एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो सेव कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं फाइल्स को क्विकली। तो मल्टीपल पीपल यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकते हैं एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, उसे अपडेट कर सकते हैं रियल टाइम और विदाउट द नीड ऑफ पेपर कॉपी। तो यहाँ पे पेपर कॉपी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या देखा, डाटा स्टोरेज और मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड अगर हम बात करें कंपोनेंट की तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका काम क्या है, ऑपरेशन क्या है कि ये जो सिस्टम है ना ये मैनेज करता है जो भी इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है ऑफिस की अंदर, ठीक है, ऑफिस के अंदर विद इन द ऑफिस। ये हेल्प करता है सेंड करने में ईमेल्स, मैसेज, कंडक्ट करता है वर्चुअल मीटिंग्स और कोलैबोरेशन थ्रू शेयर्ड प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली जो भी इलेक्ट्रॉनिकली अगर किसी को मैसेज भेजना है, ईमेल्स करनी है, मैसेज करना है, वर्चुअल मीटिंग करनी है तो वो इसकी हेल्प से कर सकती है। ईमेल सिस्टम आ गया इसके अंदर, ठीक है, जैसे ये जीमेल वगैरह हो गया। देन इंस्टेंट मैसेज एंड चैट टूल्स होते हैं कुछ, ठीक है, ऐप्स वगैरह होते हैं जिससे आप क्या है तुरंत मैसेज को रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स भी आ जाते हैं लाइक जूम वगैरह हो गया। फिर एग्जांपल देखते हैं, ईमेल मैनेजमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है ऑफिस को कि वो क्या है स्केड्यूल कर सकता है, कोई भी रिसीव कर सकता है, ईमेल सेंड कर सकता है, कुछ भी। वाइल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर जैसे जूम हो गया वो अनेबल करता है कि आप क्या है जूम मीटिंग कर सकते हो, ठीक है, जिससे क्या है आपका जो टाइम है वो कम मतलब बच जाएगा इधर उधर ट्रैवल करने में। आप सीधा जहाँ बैठे हो वहीं से क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, तो कॉस्ट भी कम लगती है। थर्ड कंपोनेंट आ गया आपका वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका काम क्या है कि वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो क्रिएट करे, एडिट करे और प्रिंट करता है टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट को। ये अलाउ करता है यूज़र को टू फॉर्मेट टेक्स्ट, ऐड इमेजेस की, आप क्या है टेक्स्ट का कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो, इमेज को ऐड कर सकते हो, टेबल ऐड कर सकते हो, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में। फिर ये बना सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो इसके फीचर क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग आपको ये अलाउ करता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग हो गया, ठीक है, कलर कर सकते हो, मार्जिन छोड़ सकते हो, ये सब। टेम्पलेट्स होते हैं इसमें, प्री मेड फॉर्मेट्स होते हैं जो आप लगा सकते हो अपनी रिपोर्ट्स में, लेटर्स में। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, गूगल डॉक है, ये अनेबल करता है, अलाउ करता है एम्प्लॉय को कि वो क्रिएट कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है, शेयर कर सकता है डॉक्यूमेंट को ईजिली, ठीक है। स्पेलिंग इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो भी ग्रामर आपके मतलब अगर कोई भी एरर आ रखा है वर्ड में, ठीक है, तो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है फिर हमारा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। तो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन हेल्प करती है आपको ऑर्गेनाइज करने में, कैलकुलेट करने में और एनालाइज करने में जो भी न्यूमेरिकल डाटा है। ये क्या है यूज़ किया जाता है जब हमें बजटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग क्रिएट करनी है कोई रिपोर्ट। इसमें अगर की फीचर्स आ गए तो डाटा ऑर्गेनाइज करता है आपका, इसमें बहुत सारे फार्मूला फंक्शंस होते हैं जो आपको क्या है हेल्प करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप इसके थ्रू कर सकते हो जिससे विजुअली और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती हैं चीज़ें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका एग्जाम्पल है, गूगल शीट इसका एग्जाम्पल है जो कि बजट, फाइनेंशियल रिपोर्ट, इन्वेंट्री लिस्ट, इन सबको बनाने में क्या है हेल्प करता है। फिफ्थ आ गया आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है कि आप क्रिएट कर सकते हो विजुअल प्रेजेंटेशन बिजनेस की मीटिंग के लिए, ट्रेनिंग सेशन के लिए, रिपोर्ट में, ठीक है। ये टूल्स आपको अलाउ करते हैं कि आप टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ग्राफिक्स क्या है अपने मतलब ऐड कर सकते हो। फीचर क्या है, स्लाइड क्रिएशन, आप स्लाइड जैसे पीपीटी होती है ना, एनिमेशंस इसमें कर सकते हो। फिर है एग्जाम्पल, तो पावर पॉइंट इसका क्या है बेस्ट एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट आ गया स्केड्यूलिंग एंड कैलेंडर सिस्टम। तो इसमें आप स्केड्यूलिंग सिस्टम ऑटोमेट करता है, जो भी प्लानिंग है, स्केड्यूलिंग है, मीटिंग्स की, अपॉइंटमेंट है, टास्क है, ये टूल यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए एम्प्लॉय के स्केड्यूल्स को एंड बुक करने के लिए, मीटिंग सेट करने के लिए कोई रिमाइंडर है, या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम टास्क को। इसके फीचर की बात करें तो लाइक टास्क मैनेजमेंट, ठीक है, जो अलो करता है क्रिएट करने में, असाइनमेंट क्रिएशन मतलब क्रिएशन में, असाइनमेंट में, ट्रैक करने में टास्क को। फिर इसमें मीटिंग स्केड्यूलर होते हैं जो कि आपकी मीटिंग को सेट करते हैं, स्केड्यूल्ड मीटिंग करते हैं। नेक्स्ट है, फिर इसमें आप रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। फिर है कैलेंडर इंटीग्रेशन। इसमें क्या करते हो कि लाइक टीम कैलेंडर, ठीक है, इसमें होता है। फिर एग्जांपल है जैसे गूगल कैलेंडर हो गया। उसके बाद आता है आपका 7th कंपोनेंट ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर सूट्स। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सूट्स होते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल टूल्स को एक ही पैकेज में, प्रोवाइडिंग वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट मैनेजमेंट हो गया, प्रेजेंटेशन, ये सभी दे देते हैं, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारी कैपेबिलिटीज़ होती है इसके अंदर। ऑल इन वन टूल है, कंबाइन करता है वर्ड प्रोसेसिंग को, ईमेल को, स्प्रेडशीट को। इंटीग्रेशन, इसमें क्या है, सारे के सारे एक ही जगह पे हैं। कोलैबोरेशन टूल है, सारे एक ही जगह पे क्या है काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक सब आ जाता है। फिर 8th है हमारा डेस्कटॉप पब्लिकेशन सिस्टम, पब्लिशिंग सिस्टम। तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम में ऑपरेशन क्या है इसका, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने में, प्रोड्यूस करने में कोई भी प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ब्राउचर हो गया ना, न्यूज़ लेटर्स हो गए, ये सब पोस्टर्स हो गए, ये सब। तो इसके फीचर क्या हैं, तो ये लेआउट डिज़ाइन करता है, ठीक है, ग्राफिक इंटीग्रेशन करता है, इमेजेस वगैरह, इमेजेस को डॉक्यूमेंट में ना इंटीग्रेट करता है, इमेजेस और डिज़ाइन को डॉक्यूमेंट में। टेम्पलेट्स ये प्रोवाइड करता है आपको कुछ प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स, जो क्या है आप इजीली फिर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो। तो है एग्जाम्पल दे रखा है, आप पढ़ सकते हो। फिर है वॉइस प्रोसेसिंग एंड रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। वॉइस प्रोसेसिंग रिकॉग्नाइजेशन या वॉइस प्रोसेसिंग सिस्टम ऑटोमेट करता है टास्क को थ्रू स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस मेल एंड ऑटोमेटेड आंसरिंग सर्विसेज। जैसे कि आपने कुछ, जैसे अब यूट्यूब में अगर हमें कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम क्या है वॉइस से भी वो कर सकते हैं ना, बोल सकते हैं, तो अपने आप वो चीज़ क्या है आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, हेल्प होती है रिड्यूस होने में, कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन है कम्युनिकेशन में, आप सीधा वॉइस भी प्रोसेस कर सकते हो, इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। की फीचर की बात करें तो सबसे पहले आ गया वॉइस ईमेल सिस्टम हो गया, जो क्या है रिकॉर्ड और रिट्रैवल कर सकता है वॉइस मैसेजेस की। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन आ गया, जो कन्वर्ट करता है स्पोकन वर्ड को टेक्स्ट में। आपने व्हाट्सएप में ऑप्शन देखा होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, आप बोलोगे तो वो सारा क्या है टेक्स्ट में कन्वर्ट होकर सामने वाले को सेंड आप कर सकते हो। फिर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स, जो प्रोवाइड करता है प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं ये, जो आपने इनपुट डाला होता है। एग्जाम्पल देखा है, देख लो यहाँ पे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टूल्स यहाँ पे दे रखे हैं कुछ। फिर हम फाइनली इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो कंक्लूजन में हम क्या बोल रहे हैं कि जो एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम होता है ना, ये इंटीग्रेट करके रखता है मल्टीपल कंपोनेंट्स को, जैसे डाटा स्टोरेज हो गया, कम्युनिकेशन टूल हो गए, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, स्केड्यूलिंग हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। ये क्या है ऑफिस टास्क को बहुत ईजी कर देता है, आप ही की इंक्रीज़ करता है प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस करता है मैनुअल काम। ये जो सिस्टम है ये बनाया गया है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को और अच्छी तरीके से करने के लिए। कैसे, रेपिटेटिव जो भी टास्क होते हैं ये ऑटोमेटिंग हो जाते हैं, जिससे बेटर, ये क्या है आपको बेटर कम्युनिकेशन के लिए भी क्या हेल्प करता है, एंड इससे इंप्रूव होता है आपका ओवरऑल वर्क फ्लो जो भी ऑफिस इन्वायरमेंट में हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया, जिसमें हमने क्या है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़े। तो होप आपको समझ आया। अगर वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ 16 मार्क्स के। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।